बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 7 इंटेंजिबल एसेट्स हम कर रहे हैं IS 38। कहाँ पहुँचे थे भाई, कहाँ पहुँचे थे? नोट बनाया था। अब सबसे पहले हेडिंग बनाएं, वेबसाइट डेवलपमेंट। क्या लिखा है? वेबसाइट डेवलपमेंट। वेबसाइट डेवलपमेंट। वेबसाइट पे तो हम विज़िट करते ही रहते हैं। साथ साथ हो जाए बेटा, हर बच्चे के आने पे अगर आप उठेंगे तो काम नहीं चल सकेगा। पहले ही साथ हो जाए। पता कुछ नहीं, किसी दिन सारे बच्चे आ जाएं, वैसे आएंगे नहीं क्योंकि वो उन्होंने पहले ही कहा है कि या रोज़े रखवा लो या क्लास पढ़वा लो, ठीक है। फिर भी साथ साथ होकर बैठ जाएगा। वेबसाइट देखते ही रहते हैं हम, ठीक है। सबसे ज़्यादा वेबसाइट जो ख़तरनाक है हमारी ज़िंदगी की वो ICAP की है। तो कौन सी है? ICAP की है, ठीक है। अब वेबसाइट बेटा ऑर्गेनाइजेशन या तो ख़रीदती है या बनाती है, या ख़रीदती है या बनाती है। वेबसाइट ख़रीदना एक काम है और वेबसाइट खुद से इंटरनली डेवलप करना दूसरा काम है, ठीक है। तो वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से या तो हम सेपरेटली परचेज़ करेंगे या हम इंटरनली जनरेट करेंगे। अच्छा, वेबसाइट भी दो तरह की होती हैं, एक एक्सटर्नल एसेस वाली होती हैं और एक इंटरनल एसेस वाली होती हैं। आप यूज़ टू हैं एक्सटर्नल एसेस वाली के साथ, किसके साथ यूज़ टू नहीं है? इंटरनल एसेस वाली के साथ। क्यों? आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई नहीं है, आप उसकी टैक्टिकल ऑपरेशन या स्ट्रेटेजिक लेवल के पार्टी मेंबर भी नहीं है। एक्सटर्नल एसेस क्या होती है? जो हर कोई उस वेबसाइट पे जा सके, और इंटरनल एसेस जो सिलेक्टेड या ऑथोराइज्ड लोग जो हैं वो वेबसाइट को विज़िट कर सकें। सीनियर बच्चों से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो मेरी क्लास को इस तरह रोज़ आके ख़राब करेंगे। सीनियर बच्चों से, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। 7 बजे का मतलब 7 बजे है, ठीक है। आइंदा ध्यान रखें सारे बच्चे। इंटरनल एसेस में हम शायद ही आप में से कोई किसी वेबसाइट पे जाने के लिए एलिजिबल हो, और एक्सटर्नल एसेस के लिए हर कोई जा सकता है। अच्छा, एक्सटर्नल एसेस कोरोना से पहले कुछ और कहानी थी, कोरोना के बाद कहानी कुछ और है। एक्सटर्नल एसेस कोरोना से पहले दो तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती थी जिनकी वेबसाइट होती थी। एक लेट से ये हायर वालों की ले लें वेबसाइट। हायर वालों की वेबसाइट पे जाएंगे तो क्या होगा? इस कंपनी का इंट्रोडक्शन होगा, इसके प्रोडक्ट्स की डिटेल होगी, प्रोडक्ट्स के फीचर्स होंगे, इसकी कौन सी मार्केट्स हैं, इसके आउटलेट्स कहाँ कहाँ हैं, इनका हेड ऑफिस कहाँ है, इनकी फैक्ट्री कहाँ पर है, ये सारी डिटेल होगी। कोरोना से पहले कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी थी जो ऑनलाइन ट्रेड करती थी, जैसे पाक व्हील्स है, OLX है, ज़मीन.com है। अब इनकी दराज है। अब इनकी वेबसाइट पे क्या होता था? आप जाते थे और ऑनलाइन परचेज किया करते थे। कोरोना ने लोगों के सोचने का अंदाज चेंज कर दिया। कोरोना से पहले आपको कैमरे लगे हुए क्लास में नज़र नहीं आते थे, ऑनलाइन क्लासेस का कोई ट्रेंड नहीं था। कोरोना के बाद अब राइस की साइट से राइस की इंफॉर्मेशन नहीं दे रही होती, राइस की साइट पर जाकर राइस के प्रोडक्ट को ख़रीदा भी जा सकता है। तो ये चेंज आई है। अब ऑर्गेनाइजेशंस अक्सर अपनी ही वेबसाइट पर अपने ही प्रोडक्ट की सेल भी कर रही होती हैं। हाँ, कुछ ऑर्गेनाइजेशन अभी ये काम नहीं कर रही, लाइक आप पेप्सी की साइट पर चले जाएं, कोक की साइट पर चले जाएं, वहाँ जाके ऑर्डर करें, यार सहरी का टाइम हो रहा है, ज़रा वेबसाइट पे ऑर्डर करता हूँ, एक बोतल तो भेजना ½ लीटर की। तो ये ऑर्डर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये ऑर्डर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल एसेस में अपने प्रोडक्ट की सेलिंग नहीं कर सकती। इसलिए एक्सटर्नल जो एसेस है वो दो तरह की होती है, एक मार्केटिंग पर्पस और एक सेलिंग पर्पस। एक मार्केटिंग पर्पस और एक सेलिंग पर्पस। अब सुनिए,
अगर आपने सेपरेटली परचेज की कोई वेबसाइट तो क्या करेंगे, सिंपली सेपरेटली परचेज है रिकॉग्नाइज कर लेंगे एज एन इंटेंजिबल एसेट। और अगर आपने इंटरनली जनरेट की तो 2 पॉइंट होंगे, या एक्सटर्नल असेस दे रहे होंगे या इंटरनल असेस। इंटरनल असेस में क्या हो रहा होगा, टू शो एंटिटी पॉलिसीज, फिर टू शो कस्टमर डिटेल्स, टू शो इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू पर्सनल मीन इम्प्लाइज। कोई मीटिंग कॉल होने लगी वो वेबसाइट पर डाल देंगे जनाब मीटिंग इस टाइम की है, लेकिन सारी अपने ऑथोराइज पर्सन्स को क्या दे देंगे, वेबसाइट को असेस करने का कोड, और उस कोड के बगैर कोई और उस साइट को असेस नहीं कर सकता। अब आप मुझे बताते हैं, आप सारे बच्चियों में इंक्लूडिंग माई सेल्फ, इंक्लूडिंग माई कैमरा मैन एंड अहमद, हम में से कोई ऐसा हो जो वेबसाइट का एक्सपर्ट हो? हम तो नहीं है, हम तो एक्सपर्ट हैं नंबर्स के यार, हम नंबर्स के एक्सपर्ट हैं। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट की इंटरनल असेस के लिए वेबसाइट डेवलप कर रही है, इसकी हार्डली किसी एक्टिविटी के साथ मैं और आप यूज टू होंगे। हाँ, उस वेबसाइट से CFO जो है वो क्या ले रहा होगा, काम ले रहा होगा। अपनी पूरी टीम को रन करने के लिए वो उस साइट से हेल्प ले रहा होगा। वहाँ क्या शो कर रहा होगा, एंटिटी की पॉलिसी शो कर रहा होगा, एम्प्लॉइज़ के लिए रूल्स शो कर रहा होगा, कस्टमर की डिटेल शो कर रहा होगा। रमज़ान आ रहा होगा तो वो हर एक को ऑफिस मेमो नहीं दे रहा होगा, वेबसाइट पे टाइमिंग्स को शो कर देगा। ईद की छुट्टियों का टाइम आएगा तो कहाँ अपडेट कर देगा, वेबसाइट पे अपडेट कर देगा। किसी एम्प्लॉई को कोई नोटिस देना हुआ तो उसके कोड पे जाके क्या कर देगा, वहाँ इंफॉर्मेशन दे देगा रिडंडेंट करने की। न्यू हायरिंग होगी, इस साइट पर इंफॉर्मेशन दे देगा कि फ़लाँ डिपार्टमेंट में फ़लाँ बंदा इस दिन से जो है वो ज्वाइन कर रहा है, सारी ऑर्गेनाइजेशन को उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल स्टेक होल्डर होते हैं, याद करें इंट्रो, इंटरनल जो स्टेक होल्डर होते हैं वो इसकी असेस ले सकते हैं आफ्टर प्रॉपर ऑथोराइजेशन। एक्सटर्नल असेस में बच्चों 2 तरह की होंगी, पहले इस पे आ जाए। टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट इफ क्राइटेरिया इज, तो मेरा कंसर्न ये नहीं है कि इसमें क्या इंफॉर्मेशन होगी, वो HR का काम है। वो किसका काम है? मैं तो ये कह रहा हूँ इंटरनल असेस के लिए मैंने इंटरनली वेबसाइट डेवलप की तो खर्चा हुआ तो नंबर्स आ गए, नंबर्स आए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की टीम का काम है कि उसे एक्सपेंस आउट करें या कैपिटलाइज करें। और कैपिटलाइज करने के लिए इसके लिए IS 38 है। हम कह रहे हैं कि हम इंटेंजिबल बना देंगे अगर क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया क्या है, ये बात की कहानी है। क्राइटेरिया क्या है, ये बात की कहानी है जी भाई। एक्सटर्नल असेस के लिए अगर आपने प्रमोशन कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की, अपनी सर्विसेज की, लाइक मास्टर पेंट्स है, पेल है, टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस। अब इस डेवलपमेंट के लिए आपने जो कुछ खर्चा किया आप उसे क्या करेंगे, एक्सपेंस आउट करेंगे। लेकिन इस वेबसाइट के बनाने की रीज़न क्या है, आप लोगों में अपने प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन डिलीवर करना चाहते हैं। आपकी साइट पर ऑनलाइन सेलिंग नहीं हो रही, ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड नहीं हो रही। और अगर आपकी एक्सटर्नल असेस यानी आम पब्लिक के लिए जो असेस है उस पर आप प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज यानी ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं, ये फ्री लॉन्चिंग जो साइट्स बनी हुई हैं उस पर जाकर आप क्या दे रहे होते हैं, अपना प्रोफाइल बना लेते हैं। अपना प्रोफाइल मीन अपनी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन दे देते हैं और फिर वहाँ से आप क्या लेना शुरू कर देते हैं, बिजनेस लेना शुरू कर देते हैं। वो ट्रेडिंग बिजनेस भी हो सकता है और वो सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस भी हो सकता है, लाइक दराज है, पाक वीज़ है, ज़मीन.com है। इनकी तमाम की साइट्स पर जाकर हम क्या कर रहे होते हैं, या प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं या सर्विस। ज़मीन.com क्या बेच रही होती है, प्रॉपर्टीज़, ठीक है। पाक व्हील्स कार्स और दराज कुछ कर रहा है, जैसे कहते हैं ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दराज.com हो रही होती है। अब ये पेज है बेटा हमारा किसके लिए, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। हम वेबसाइट के एक्सपर्ट नहीं हैं, हम उसकी प्रोग्रामिंग के एक्सपर्ट नहीं हैं, हम उसकी डेवलपमेंट के एक्सपर्ट नहीं हैं, हम उसकी रनिंग के एक्सपर्ट नहीं हैं। ये पहले जहन में रखें। जैसे हम रिसर्च एक्टिविटीज़ के
एक्सपर्ट नहीं थे, पैराग्राफ लिखा हुआ है, उस पैराग्राफ में उसकी एग्जाम्पल लिखी हुई है, क्योंकि रिसर्च कौन करेगा, या साइंटिस्ट करेंगे या उस लाइन के टेक्निकल पर्सन करेंगे, डेवलपमेंट भी वही करेंगे, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग का काम, उसकी रिकग्निशन हम करेंगे, उसकी रिकग्निशन हम करेंगे। IS 38 कहेगा कर लो इंटेंजिबल, कर लेंगे, नहीं कहेगा तो एक्सपेंस आउट कर देंगे। ऐसे ही वेबसाइट भी एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है IS 38 का। IS 38 और SIC 32, ये SIC क्या होती है बेटा, जब स्टैंडर्ड बनता है ना तो उसके बाद उसकी इंटरप्रिटेशन हो रही होती है, उसकी समझ लें आफ्टर सेल सर्विस के तौर पे। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई काम करती है ना, बाद में उसकी आफ्टर सेल सर्विस देती है। मसलन मैंने घर में सोलर लगवाया, उसके बाद उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो अगर मैंने आफ्टर सेल सर्विस ली हुई है तो वही कंपनी आकर क्या कर रहेगी, उसकी आफ्टर सेल जो भी मेरी रिक्वायरमेंट्स होंगी उसको परफॉर्म कर रही होगी। ऐसी बेटा IASB जब कोई स्टैंडर्ड लॉन्च कर देता है तो लॉन्चिंग के बाद लोगों का उस पर कमेंट्स आती हैं, फीडबैक आता है। क्या आता है? फीडबैक। अब इस फीडबैक को एनालाइज करना होता है, सपोर्ट देनी होती है किसको? बिजनेसेस को। किसको? बिजनेसेस को। जब बिजनेसेस से ISB की तरफ कुछ कमेंट्स आती हैं तो फिर अपने बने हुए स्टैंडर्ड की सपोर्ट के लिए SIC इन हो जाता है। SIC क्या है? स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी। क्या कहा? स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी। और ये क्या करेंगे? ये सपोर्ट करेंगे IS 38 को। अब हुआ क्या, जब IS 38 आया तो उस वक्त वेबसाइट की सोच ISB के जहन में नहीं आई। बाद में जो वेबसाइट वाले लाइन थी उन्होंने कहा भाई ये भी तो टेंजिबल नहीं है, ये इंटेंजिबल है, इसे आपने क्यों नहीं सोचा? अब ISB ने कहा ओहो यार ये तो गलती हो गई। अब उन्होंने स्टैंडर्ड तो बना चुके थे, अब उसके बाद उन्होंने क्या लॉन्च किया? SIC 32। क्या कहा? तो जहां IS 38 है उसकी एडवांसमेंट में SIC 32 आया और उसने हमें वेबसाइट के लिए सारी इंफॉर्मेशन दी। तो ये इन कॉन्टेक्स्ट IS 38 ही पढ़ा चाहता है। तो कभी कोई स्टैंडर्ड करवाऊंगा, उस वक्त के स्टैंडर्ड ने किसी बात को कंसिडर नहीं किया, बाद में कंसिडरेशन आई तो क्या आई होगी? SIC आई होगी। ठीक है भाई। पुराने स्टैंडर्ड जो हैं IAS वाले, उनके साथ SIC होती है। जब IFRS लाऊंगा तो SIC का नाम बदल दूंगा, लेकिन अभी आपके माइंड पे मैं प्रेशर नहीं दे रहा। स्टैंडर्ड जहाँ पे है IAS तो उनकी इंटरप्रिटेशन क्या आएगी? SIC। ठीक है। अब आ जाए जी, सेपरेटली परचेज किया तो क्या करोगे? इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज करोगे। इंटरनली जनरेट किया तो दो सवाल पूछोगे, इंटरनल असेस के लिए है या इंटरनल असेस का मतलब इंटरनल स्टेक होल्डर सिर्फ उस साइट पे जा सकते हैं, वहाँ पर कंपनी से रिलेटेड रूल्स, पॉलिसीज, रेगुलेशन, कन्वेंशंस, ये सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी। इसमें वो क्या कह रहे हैं? रिकग्नाइज कर लो एज अ एसेट अगर क्राइटेरिया मीट हुआ। एक्सटर्नल असेस में वो कहते हैं यार दो तरह की होती हैं साइट्स, एक वो होती हैं जो सिर्फ मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ होती हैं, एक वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो अपनी इसी साइट पे ऑनलाइन बिजनेस भी करेंगी। उसने कहा भाई डिवाइड कर दो, अगर सिर्फ प्रमोशन के लिए है, एडवर्टीजमेंट के लिए है, जिसमें सिर्फ कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, आप उस साइट को क्लिक करके उस ऑर्गेनाइजेशन से बिजनेस नहीं कर सकते तो क्या कहेंगे? एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो। और अगर आप उस साइट पर जाकर ट्रेडिंग कर सकते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं, तो फिर उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? आ जाए भाई के एसेट बनाना है या नहीं बनाना, आ जाए। टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट इफ क्राइटेरिया इज, अगर क्राइटेरिया मेट होगा। प्यारे भाई आप रोज़ उठ के जाते हैं भाई, रोज़ ना उठ के जाया करें, कभी कभार की बात होती है, आइंदा ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है किसी एक बच्चे के उठने से। अब ये याद कौन रखेगा? सर जी ये हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ना आप एक्सपर्ट हैं वेबसाइट के और ना हम एक्सपर्ट हैं वेबसाइट के। बिजनेस जिनके होंगे उनकी टीम होती है जो इस लाइन की एक्सपर्ट होगी। हम एक्सपर्ट किसके हैं? नंबर्स के। और हमने ये डिसाइड करना है कि इसको कैपिटलाइज करना है या एक्सपेंस आउट करना है। SIC 32 हमें बता रहे हैं रूल्स और टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स जो हमें बताएंगे कि इसको कैपिटलाइज करना है या
बोले एक्सपेंस आउट करना है। अब आ जाए, वेबसाइट सेपरेटली परचेज किया, इंडिपेंडेंटली मार्केट से परचेज किया, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। सिंपली क्या करना है, इंटेंजिबल एसेट बनाना है, वही जो सेपरेटली एक्वायर्ड एसेट्स थे। पहले कितनी तरह के थे? इंटेंजिबल को एक्वायर्ड 5 तरीकों से किया जा सकता है। पहला कौन सा था? तो फिर अगर वेबसाइट भी आपने सेपरेटली परचेज किया तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक, अब आ जाए, इंटरनली जनरेट करने के लिए इंटेंजिबल एसेट्स कितने फेसेस थे? 2 थे। एक रिसर्च था, दूसरा डेवलपमेंट था। एक रिसर्च था और दूसरा डेवलपमेंट था। आज हम वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। कितने हिस्सों में? 4 फेसेस में। कितने फेसेस? 4 फेसेस। पहला फेस प्लानिंग का है। पहला फेस प्लानिंग का है। प्लानिंग को हम अपने पुराने अंदाज से कहें तो वो क्या है? वो रिसर्च फेस है। तो ये कह सकता हूँ नया नाम प्लानिंग है। वेबसाइट्स में ये मैच करता है, सिमिलर है, आइडेंटिकल है हमारी पुरानी डिस्कशन जिसमें हम इस फेस को क्या कहते थे? रिसर्च कहते थे। फिर डेवलपमेंट है। नए अंदाज में वेबसाइट में भी डेवलपमेंट है और पुराने अंदाज में भी इस फेस को डेवलपमेंट ही कहते थे। फिर क्या है? ऑपरेशन। जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर, फार्मूला, रेसिपी, ये प्रैक्टिकली ऑपरेट होते हैं। ऐसे ही वेबसाइट भी एक इंटेंजिबल एसेट है। जब ये तैयार हो जाएगा तो ये भी ऑपरेट होगा। जब ये ऑपरेट होगा तो इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट इनकर होगी। कैसे? ये एसी है, जब बाय किया तो परचेज प्राइस, जब इंस्टॉल किया, असेंबल किया तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। इस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट को कैपिटलाइज करता रहा। जिस पॉइंट पर ये एसी वर्केबल लोकेशन और कंडीशन में आ गया तो कॉस्ट को कैपिटलाइज करना छोड़ दिया। लेकिन जब ये ऑपरेट हो रहा है तो इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट तो इनकर हो रही है। हर एक वीक के बाद राइस के इलेक्ट्रिशियन इसकी ये कवर उतारते हैं। सामने आपको पता है जाली लगी भी होती है। वो ब्लोर लेकर आते हैं या कोई कपड़ा डस्टर लेकर आते हैं, इसको क्या करते हैं? साफ करते हैं। फिर कभी कभार इसकी गैस कम हो जाए तो गैस की रीफिलिंग करते हैं। अब ये सारे कौन से खर्चे हैं? ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। ये कौन से हैं? तो मेरे बच्चों, एसेट को ख़रीदना परचेज प्राइस, इंटेंजिबल एसेट को भी ख़रीदना परचेज प्राइस, उस पर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट को कैपिटलाइज करते हैं। जब टेंजिबल या इंटेंजिबल अपनी वर्केबल लोकेशन और कंडीशन में आ जाए तो कैपिटलाइजेशन रोक देते हैं। उस पर फिर क्या इनकर होती है? ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या इनकर होती है? तो फिर ऐसे ही वेबसाइट जब डेवलप हो जाएगी, ऑपरेशन में आएगी, तो वेबसाइट को ऑपरेट करने पे क्या लगेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एक कैटेगरी मैंने और बनाई है SIC से, अदर के नाम से। किसके नाम से? तो फिर वेबसाइट डेवलपमेंट अगर इंटरनली हो रही है तो कितने फेसेस में होगी? 4 कहते हैं। वैसे यहाँ पर रुक जाती है, फिर डेवलपमेंट नहीं होती, फिर उसकी क्या हो रही होती है? ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब आप कहेंगे सर अंसारी, PPIS 16 आपने FR1 में करवाया, आपने ऑपरेटिंग कॉस्ट का हेड नहीं बनाया। आपने इंटेंजिबल हमें सारे सिखाए, आपने वहाँ ऑपरेटिंग कॉस्ट को इतना ही इम्पोर्टेंस नहीं थी। ऐसी क्या बात है कि यहाँ ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है उसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है? क्यों बेटा? वहाँ ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है ना वो कॉमन है और हम उससे वाकिफ होते हैं। वेबसाइट के ऑपरेशन करते हुए ये एवर चेंजिंग इंटेंजिबल एसेट होता है। क्या कहा? एवर चेंजिंग इंटेंजिबल एसेट होता है। इसलिए यहाँ ऑपरेटिंग कॉस्ट इनकर करना बहुत क्रिटिकल है। अगर नहीं करेंगे तो ये सारी वेबसाइट की जो यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। हमारे एक बड़े जो है वो फौत हुए, उनकी बेटी ने अमेरिका से आना था, वो न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे खड़ी थी। वहाँ पर नादरा का कोई इन्होंने इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करना था, जनाजा वेट कर रहा था, उसकी फ़्लाइट थी। अब वो वहाँ पे खड़ी है, नादरा की साइट क्या नहीं दे रही? रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही। वो इन्फॉर्मेशन नादरा की साइट पे आए नहीं था। गवर्नमेंट का सर्कुलर आ चुका था लेकिन नादरा ने अपनी साइट पर उसको अपडेट नहीं किया था। बाहर के ममालिक में तो रूल होते हैं। उन्होंने कह दिया जनाब जब तक ये इन्फॉर्मेशन हमें वेरीफाई नहीं होगी हम आपको नहीं जाने दे सकते।
फिर वो नहीं आ सकी, जनाजा हो गया, उसके बाद 3 दिन के बाद नादर को जब सारा कुछ जागा, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, फिर उस बेचारी का वो पेपर स्टैम्प हुआ। तो इसका मतलब है कि यहाँ ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इस पूरे फेस की कोई यूटिलिटी नहीं है, कोई यूटिलिटी नहीं है। लास्ट क्या है? अदर। जो कहीं ना आए वो अदर में जाता है, जो कहीं ना आए वो अदर में। अब रिसर्च वेबसाइट की प्लानिंग करनी है, SIC बताएगी, लेकिन उससे पहले सुन लीजिए डेवलपमेंट की भी कितने फेस होंगे? 3। डेवलपमेंट के भी 3, वो बाद में डिस्कस करूंगा। ये 3 चीजें मैं आपको हर फेस में सिखाऊंगा। पहले क्या सिखाऊंगा? किसकी? किस हेड के लिए? वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। SIC में उसका क्या नाम दिया गया? प्लानिंग। हम उसे कैसे याद रखेंगे? लेकिन पेपर में क्या लिख कर आएंगे? रिसर्च नहीं लिख कर आएंगे, पेपर में रिसर्च लिख कर, ये तो मैं यूज टू करवा रहा हूँ आपको, ताकि आपको पता हो यार ये वही लाइन होगी। अगर ये एक्टिविटीज़ हैं और ये प्लानिंग से रिलेटेड हैं तो याद करें रिसर्च से रिलेटेड एक्टिविटीज़, आज तो टेस्ट की भी तैयारी करके आए हुए हो, है ना? तो सारी चीज़ें सर्चिंग में जा रही होती हैं, ऑल्टरनेटिव्स में जा रही होती हैं। अभी हम क्या कर रहे होते हैं? ब्लाइंडली रिसर्च कर रहे होते हैं, किसी कंक्लूसिव रूट पर अभी हमारी गाड़ी नहीं आई होती। तो ऐसी एक्टिविटीज़ यहाँ नज़र आएंगी। फिजिबिलिटी स्टडीज़, डिफाइनिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, evaluating alternative products and suppliers, selecting preferences। यहाँ तक अभी कोई कंक्लूसिव रूट हमने डेवलप नहीं किया। एक और बात याद रखिएगा, हमने कहा था इंटेंजिबल एसेट को बनाते हुए टेंजिबल एसेट यूज हो सकती हैं। इंटेंजिबल एसेट को बनाते हुए टेंजिबल एसेट्स यूज होंगे, और इवन कुछ बड़े इंटेंजिबल एसेट भी यूज होंगे किसी छोटे इंटेंजिबल एसेट को बनाने के लिए। ऐसी बच्चों वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए आपको हार्डवेयर भी चाहिए, और अब जब सॉफ्टवेयर की बारी आएगी तो ये इंटेंजिबल एसेट है, हार्डवेयर की बारी आएगी तो टेंजिबल है। IT आपकी मेरे से ज्यादा स्ट्रांग है, थोड़ी बहुत शायद मुझे भी पता हो। अब सुने, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उन्होंने डेटा नेटवर्क किया हुआ होता है पूरे ऑफिस को, ठीक है? तो फिर वो क्या यूज कर रहे होते हैं? वो सर्वर्स यूज कर रहे होते हैं। अब सर्वर क्या है? एक मेन हार्डवेयर, और वहां से चीजों को क्या कर रहे होते हैं? डेलीगेट कर रहे होते हैं। अब वो सर्वर खुद क्या है? हार्डवेयर है। अब उसमें जो इनएविटेबल सॉफ्टवेयर लगा होगा वो IS 16 में ही जाएगा, और जो पोर्टेबल सॉफ्टवेयर होंगे, चेंजेबल सॉफ्टवेयर होंगे, जो इंडिपेंडेंटली यूज हो सकेंगे, वो कहां जाएंगे? वो IS 38 में जाएंगे। ये मैंने आपको सिखा दिया था इंटेंजिबल में। फिजिबल स्टडीज क्या होती है? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पढ़ रहे हैं MFA में, तो वहां आप प्रोजेक्ट की क्या चेक कर रहे हैं? फिजिबिलिटी। तो इसी तरह आप जो काम करने जा रहे हैं वो मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं, हर एक के लिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देख रहे होते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे इस पे? इसको वही रिसर्च एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, कोई एक्सेप्शन नहीं है, यानी कोई अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस नहीं आएंगे। हार्ड एंड फास्ट रूल है। सारी जिंदगी जब कहीं भी वेबसाइट इंटरनली डेवलप हो रही होगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो रही होगी? एक्सपेंस डेबिट, और ये ट्रीटमेंट कभी चेंज। अब ये एक्टिविटीज को याद कौन रखेगा? आप रखेंगे, मैं नहीं रखूंगा। आइए, SIC 32 ने कहा है कि भाई ये एक्टिविटीज होंगी तो इन्हें किस में पुट करना? रिसर्च नहीं बोलना, प्लानिंग में पुट करना। भाई रिसर्च तो सिर्फ समझाने के लिए स्क्रीन पर लाया हूं जी। प्लानिंग एक्सपेंस अब क्या है? डेवलपमेंट, एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब जरा आ जाए, जी डेवलपमेंट के कितने फेस होंगे? 3। पहला एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट।
इंफ्रास्ट्रक्चर वेबसाइट की, और वेबसाइट का आपको पता है जैसे घर का एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ऐसे ही विजुअली वेबसाइट का भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और इसकी एक सर्टेन कैपेसिटी होती है कि आपने किस कैपेसिटी की वेबसाइट लेनी है, और उस कैपेसिटी को जो आप डिफ़ाइन कर लेते हैं, अगर आपकी इंफॉर्मेशन उससे ज़्यादा एक्सटेंड होगी तो फिर आपको मज़ीद जो स्पेस है वो क्या करनी पड़ती है, बाय करनी पड़ती है या रेंट आउट करनी पड़ती है। जियोग्राफिकल डिज़ाइन डेवलपमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय जियोग्राफिकल डिज़ाइन डेवलपमेंट? वेबसाइट को डिज़ाइन भी किया जाता है, यहाँ आप उसकी स्पेस डिसाइड कर रहे होते हैं और यहाँ आप उसको डिज़ाइन करवा रहे होते हैं, और वेबसाइट डिज़ाइनर मौजूद होते हैं। इसलिए किसी वेबसाइट पे जाएं तो हम कहते हैं यार ये कहाँ आ गए, और किसी वेबसाइट पे जाएं तो हम क्या कहते हैं कि यार मुझे इसी साइट पे रहने दो। तो यहाँ जियोग्राफिकल डिज़ाइन, या जियोग्राफिकल का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है वो एरिया वाइज चल रहे हैं कहीं, ये लोकेलिटी नहीं है बेटा, ये उस वेबसाइट का जो मैप है उसके अंदर आप कैसे डिज़ाइन कर रहे होते हैं, किस हेड में क्या डिज़ाइनिंग चल रही होती है, और बाकायदा डिज़ाइनर जो हैं इसकी हैवी कॉस्ट ले रहे होते हैं। ये जो अखबार में आता है ना 5,000 में वेबसाइट डेवलप करवा लो, फिर वो वही वेबसाइट होती है जिसको क्लिक तो करते हैं लेकिन दोबारा कभी उस वेबसाइट पे नहीं जाते। ये तो लाखों का खेल होता है वेबसाइट डेवलप करवाना। कंटेंट डेवलपमेंट मतलब आपने डिज़ाइन तो करवा लिया, सारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया, अब उसके अंदर डाटा पुट करना है, कंटेंट राइटिंग करनी है। इसलिए अक्सर मेरे जैसे कि वेबसाइट की इंग्लिश जो है वो बहुत गुलाबी होती है, और कोई प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो कि वहाँ बाकायदा कंटेंट राइटर्स हायर किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? कंटेंट राइटर्स हायर किए जाते हैं, और वो वेबसाइट में लिखने का मटेरियल तैयार करते हैं। उसके लिए दो चीज़ें होनी चाहिए, एक उनकी इंग्लिश अप टू द मार्क होनी चाहिए, दूसरा उस लाइन का उन्हें एक्सपर्ट होना चाहिए ताकि वो उस लाइन से रिलेटेड बेस्ट कंटेंट राइटिंग आपको दे सकें। ये तीन काम पूरे हो गए तो कौन सा फेस पूरा हो जाएगा? अब ये वन बाय वन हमने देखना है। SIC बताएगी एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या एक्टिविटी है, जियोग्राफिकल डिज़ाइन डेवलपमेंट में क्या एक्टिविटी है, कंटेंट डेवलपमेंट हो रही है तो उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी। याद कौन करेगा? हम। अभी भी हम है, मैं नहीं हूँ, हम। सैलरी कौन लेगा? मैं लूँगा, लेकिन काम कौन करेगा? हम करेंगे सर, हम करेंगे। आप पता चल जाएगा टेस्ट में क्या करेंगे। दे आए हो टेस्ट? इस दफ़ा टेस्ट में एक चीज़ और मैंने ऐड की है, टेस्ट भी देंगे, सोल्यूशन भी देंगे, मार्किंग स्कीम, ये तीन चीज़ें तो दे दी हैं। जब आपके पेपर चेक होंगे तो इंशाल्लाह मैं उसके कमेंट्स जो है वो कंपाइल करूँगा। मैं आपको बताऊँगा किस क्वेश्चन की किस एडजस्टमेंट में कितने % बच्चों ने सही किया और कितने % बच्चों ने गलत किया। उससे होगा क्या, अगर सारी क्लास को किसी पॉइंट पर मुश्किल आई है तो इसका मतलब सारे एक ही रूट पे थे, और अगर 80% ने सही किया, 20% ने गलत किया, तो इसका मतलब उन्होंने क्लास की डिस्कशन को सही फोकस नहीं किया। और टेस्ट में ज़रूर कुछ ना कुछ मैं ऐसा पॉइंट डाला करूँगा जो पहले कभी पास पेपर में ना हो, ताकि अनसीन के लिए हम यूज़ टू होते रहें। अदरवाइज़ जब अनसीन आता है फिर बच्चा परेशान होता है। अगर टेस्ट में आप ये रिहर्सल करते रहोगे तो आगे चल के परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। आएँ जी, एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जी भाई, ये सारी एक्टिविटीज़ हमें याद रखनी पड़ेंगी। याद नहीं रखनी पड़ी तो क्या करना पड़ेगा? SIC 32 ओपन करना पड़ेगा। क्या ओपन करना पड़ेगा? SIC 32। आपके स्टैंडर्ड्स आ गए? कितने बच्चों के हाथ में हैं आज? ये आज इन बच्चों को, भाई मैंने आपको कहा था, देखो ये बुक तुम्हारे हाथ में हुई ना तो रोड पे कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। दूसरी दे भाई, 3 जी, तीनों दे दें, तीसरी भी दे दें जी। लो भाई, ये 3 आपने क्लास में रोज़ लेकर आना है, ये 3। अब मुझे पता है आप नहीं लेके आएंगे, बच्चियां तो कहेंगी सर अंसारी क्या पेंडू समझा हुआ है। बच्चियां तो ये कहेंगी, ये क्या कहेंगे, अंसारी बैग में डालने के लिए मोबाइल, उसका पावर बैंक और चार्जर काफ़ी है। भाई ये बोझ तू अपना खुद उठा, ठीक है? तो भाई ये बोझ मेरा नहीं है, बोझ आपका है। मुझे क्वालिफाई किए हुए 23 साल हो गए, अब तो भाई सिल्वर जुबली का टाइम आ गया। अब
आपने ये तैयार करना है, जैसे हम इसे तैयार किया करते थे ऐसे आपने तैयार करना है, ठीक है। तो ये तीनों स्टैंडर्ड आपने डेली लेकर आने, नहीं तो सीनियर हैं आप, मोस्ट सीनियर राइजियंस हैं, तो मैं नहीं चाहता कि पीआरसी के बच्चे आके देखें किस अंकल किस आंटी को डांट पड़ रही है। तो अंकल तो फिर संभल जाएंगे, आंटी जो है वो नहीं मानेंगी, वो बच्चियों को डांटना शुरू कर देंगी, ठीक है। तो ये तीनों बुकलेट्स आपने लेकर आनी है, प्लीज़ ऑर्डर कर दें। जी भाईजान सही चल रही है बाबा जी। हाय भाई, एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ऑब्टेनिंग अ डोमेन नेम, कभी ORG ले रहे होते हैं, कभी PK ले रहे होते हैं, ये साइट्स की डोमेन्स के नेम्स होते हैं और हर एक की अपनी करेक्टरिस्टिक्स चल रही होती हैं। डेवलपिंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सर्वर सॉफ्टवेयर, जिस सर्वर से आपने अपनी वेबसाइट को यूज़ करना है आप उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर रहे होते हैं। डेवलपिंग कोड फॉर द एप्लीकेशन, जब आप डोमेन ले लेते हैं तो वो आपको कोई कोड देते हैं जिसको यूज़ करके आप उस स्पेस को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इंस्टॉलिंग डेवलप्ड एप्लीकेशन ऑन द वेब सर्वर्स और स्ट्रेस टेस्टिंग, इससे हम यूज टू होते हैं किसी हद तक। ICAP का रिज़ल्ट आता है तो ICAP की साइड बैठ जाती है, ठीक है। इलेक्शन के रिज़ल्ट आ रहे हों तो इलेक्शन कमीशन की साइड बैठ जाती है, जिस पिछले इलेक्शन में बैठी थी पूरी रात, ठीक है। तो स्ट्रेस टेस्टिंग क्या है, उस पर लोड डाला जाता है, डाटा डाला जाता है। शुरू में जब हमने ऑनलाइन शुरू किया कोरोना की वजह से, तो राइस की वेबसाइट बैठ जाया करती थी, लेक्चर ही नहीं चलते थे, लेक्चर नहीं चलते थे। उधर कोरोना होता था, उधर जो है स्टूडेंट्स का प्रेशर होता था। तो वहाँ क्या हुआ, स्ट्रेस टेस्टिंग चेक करते करते हमने उसको इस लेवल पे लाने की कोशिश की कि अगर हज़ारों पेपर उस पर एट अ टाइम रन हो रहे हों तो साइट को कोई प्रॉब्लम ना आए। इसे कहते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग। इसकी बैकअप वगैरह ये IT वाले करते हैं। जब वो बैकअप बढ़ाते रहते हैं तो साइट का जो पोटेंशियल है वो भी बढ़ता रहता है। स्ट्रेस टेस्टिंग इसे कहते हैं कि कितना लोड उठा सकती है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, क्राइटेरिया मेट हो जाए तो CWIP डेबिट कर देना, कैश क्रेडिट कर देना। क्राइटेरिया मेट ना हो तो अब एक्सेप्शन क्या है, सुनिए। जब आप यहाँ एप्लीकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कोई काम करेंगे, अगर आपने कोई पिक्चराइजेशन करवाई, कैमरामैन को बुलाया और उसने तस्वीर उतारी, उस तस्वीर उतराने वाले को जितने पैसे आप देंगे वो कभी कैपिटलाइज नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा, एक्सपेंस आउट होगा। पढ़ लें क्या लिखा हुआ है। अगर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में वो पोर्शन जो आपने फोटोग्राफी करवाने के लिए, पिक्चर लेने के लिए यूज़ किया है, वो खर्चा हमेशा जो कैमरामैन को पे किया, खर्चा इनकर किया, उसे क्या करेंगे, एक्सपेंस आउट करेंगे। वो कभी कैपिटलाइज MCQ में आ सकता है। किस में आ सकता है, MCQ में। जी, वो अगर इस कैटेगरी में फॉल कर रहा होगा तो वो क्या होगा, वो कैपिटलाइज होगा। अच्छा, यहाँ शुक्र है ICAP बच्चों का ख्याल रखता है, टीचर्स का भी ख्याल रखता है। उसे पता है कि ना टीचर बेचारा जो पढ़ा रहा है वो वेबसाइट डेवलपर है और ना मेरे बच्चों ने वेबसाइट डेवलपमेंट करनी है। इन्होंने माशाल्लाह किसी CFO GM की सीट पर जाकर बैठना है, इसके लिए तो नीचे स्टाफ मौजूद होगा। इसलिए ICAP SIC के अकॉर्डिंगली मूव करता है। यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट नहीं पुट करता जिससे बच्चा कंफ्यूज हो कि यार ये किस एक्टिविटी में जा रहा है। अभी मैं पास पेपर करवाऊंगा, स्क्रीन पर नज़र आएगा कि सर ये हेड्स अगर हमें याद हैं तो इसका क्वेश्चन सॉल्व करना इशू नहीं है। नेक्स्ट, अब क्या करने लगा हूँ, ग्राफिकल डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। अब ग्राफिकल डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की फिर एक्टिविटीज़ होंगी। क्या होगा, डिज़ाइनिंग द अपीयरेंस ऑफ वेब पेजेस। वेब पेज कैसा नज़र आएगा आपको, इसके लिए आपने डिज़ाइनर से कॉस्ट इनकर करवाई। अगर क्राइटेरिया मेट हो गया, CWIP मेट ना हुआ तो एक्सपेंस आउट करेंगे। एक्सेप्शन वही है। इस फेस में भी अगर आपने कोई पिक्चराइजेशन करवाई और उस पर कोई खर्चा इनकर किया तो उसे वो आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। कितने फेस थे इसके, 3। तीसरा क्या था, कंटेंट राइटिंग। क्या था, अब इसकी एक्टिविटी होगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी और एक्सेप्शन होगी।
अब देखें भाई, क्रिएटिंग या तो खुद बनाएंगे या किसी से ख़रीदेंगे। भाई कंटेंट राइटिंग हमने आपसे ख़रीदनी है। प्रिपेयरिंग एंड अपलोडिंग इंफॉर्मेशन ऑन द, अब आप इस वेबसाइट पे अपनी इंफॉर्मेशन को लेकर जा रहे हैं, लेकिन किसी से बनवाया है वो सारा कंटेंट या बना बनाया ख़रीदा है। बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वेबसाइट्स डेवलपमेंट। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? वही ट्रीटमेंट है। क्राइटेरिया मीट करेगा तो एसेट बनाएंगे, मीट नहीं करेगा तो एक्सपेंस बनाएंगे। एक्सेप्शन फिर वही है, अगर इस फेस में भी आपने कंटेंट राइटिंग में कुछ पिक्चराइजेशन करवाई तो कैमरामैन ने जितना भी खर्चा इनकर किया है उसे क्या करेंगे? एक्सपेंस आउट करेंगे। अब यहाँ तक वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन भी पहुँच गई। अब यह प्रैक्टिकली क्या करेगी? ऑपरेट करेगी। अभी तो बिहाइंड द पिक्चर सारा काम हो रहा था, पब्लिकली एक्सेस अवेलेबल नहीं थी। अब जब ये पब्लिकली अवेलेबल होगी तो आपकी वेबसाइट चलना शुरू हो जाएगी। या तो झटके लेके चलेगी या स्मूथ चलेगी। पाकिस्तान में अगर माड़े बंदे की कोई वेबसाइट है तो पहले वो झटके लेती है कस्टमर की। आपको पता है जो सुनता है बेचारा गरीब बिजनेसमैन, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो सीख जाएगा और पॉलिश करेगा अपनी वेबसाइट को। अब ये ना चेरी ब्लॉसम ला के वेबसाइट पॉलिश कर रहे हो, ठीक है, मीन इम्प्रूवमेंट करेगा। अच्छा रुक जाओ, अगर इम्प्रूवमेंट करेगा फिर IS 16 IS 38, अगर इम्प्रूवमेंट करने से लाइफ इंक्रीज हो जाए, आउटपुट इंक्रीज हो जाए, आउटपुट की क्वालिटी इंक्रीज हो जाए, कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए और प्रोडक्शन टाइम यानी एक्सेस टाइम, इंफॉर्मेशन गिविंग टाइम रिड्यूस हो जाए, तो फिर यहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट कॉस्ट जो है वो एसेट कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा। क्लियर जी भाई। अब फिर इसकी क्या है? एक्टिविटीज़ है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है और एक्सेप्शन है। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट बता रहा है। ऑपरेटिंग कॉस्ट कब इनकर होगी? वर्केबल लोकेशन और कंडीशन में आने के बाद। अपडेट कर रहे हैं, एक दफ़ा वर्केबल लोकेशन और कंडीशन में आ गया, कस्टमर ने फीडबैक किया, क्या कर रहे हो? अपडेट कर रहे हो ग्राफिक्स। ग्राफिक्स मीन पिक्चर्स, ग्राफिक्स मीन पिक्चर्स एंड रिवाइजिंग कंटेंट। कंटेंट मीन नरेशन। कभी पिक्चर रिवाइज हो रही होती है, कभी नरेशन रिवाइज हो रही होती है। एडिंग न्यू फंक्शंस, फीचर्स एंड कंटेंट। पुराने को चेंज नहीं कर रहे हो, अपडेट नहीं कर रहे, बल्कि कुछ कंटेंट पहले था ही नहीं, कुछ ग्राफिक्स पहले थी नहीं, वर्केबल लोकेशन और कंडीशन में आने के बाद उसमें ऐड कर रहे हैं। रजिस्टरिंग द वेबसाइट विद रिसर्च इंजन्स। ये रिसर्च इंजन्स क्या होते हैं जी भाई? गूगल वगैरह ये जो है ये सारे क्या है? वेबसाइट इंजन्स हैं। अब करते क्या हैं? इनकी साइट पर कोई गया, गूगल पे कोई गया और उसने आपकी कंपनी का नाम डाला, या आपकी कंपनी का जो बिजनेस है उसकी ऑर्गेनाइजेशंस की सर्चिंग की, आपका नंबर कहीं लास्ट में आ रहा है। अब सर्च ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस से आप इसे क्या कर रहे होते हैं? अपने नाम को इस पर्टिकुलर वेबसाइट इंजन में आगे लाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए भी पूरी टीम बैठी हुई होती है, बैक एंड पे पूरा वर्क होता है। उसके बाद जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन पुट करेगा तो आप इस सर्च इंजन में टॉप पर आ रहे होंगे। ठीक है भाई। आगे बैकिंग अपडेट, डाटा बैकअप भी किया जाता है, अदरवाइज डाटा लूज होने का चांस होता है, तो बैकअप सर्वर भी मौजूद होता है। फिर रिव्यू, जैसे ये क्यों किया जाता है बैकअप? वेबसाइट हैक हो जाती है। जैसे नाराज ना होना, अभी पिछले दिनों हमारे एक्स चीफ जो थे चीफ जस्टिस, उन्होंने क्या कहा? मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो लोग इसे क्या कर दें, रिकवर कर दें। ऐसी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, समटाइम उनके जो कंपेटिटर होते हैं या जो हैकर्स होते हैं वो उनकी वेबसाइट हैक कर लेते हैं। वेबसाइट हैक हो गई तो वो डाटा आपके कंट्रोल से आउट हो गया, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करती हैं कि क्या रखें, बैकअप भी रखें। रिव्यूइंग सिक्योरिटी असेस है यार, एक्सेस नहीं है भाई बुजुर्ग को, सिक्योरिटी असेस, और उसके बाद एनालाइजिंग यूजेज ऑफ द वेबसाइट। अब ये एक्टिविटीज़ क्वेश्चन में एज इट इज़ आएंगी, इनके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यार अंसारी तू क्या कर रहा है यार, पहले तूने हमें साइंटिस्ट बना दिया, हमने वाइट कोट ख़रीदा, चलो अब रिसर्च करेंगे, अब तू हमें कहाँ ले आया? हाँ। और ये टॉपिक घर जाके अब्बा की मौजूदगी में तैयार नहीं करना,
अब्बे ने कहना है मैं 40-50 हज़ार रुपये महीना तुझे वेबसाइट डेवलप करने का नहीं दे रहा, ये तो मैं तुझे 2000 में काम सिखवा देता। ठीक है, तो ये नहीं बताना बच्चियों, आपने भी नहीं बताना, ठीक है। वरना अम्मा कहेगी रोटी आटा गूंदो और घर में बैठो जी। ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, एक्सेप्शन वही है। अगर इस प्रोसेस में भी कोई आपने नहीं, इफ एनी, मैं समझा वही था, इफ एनी ऑपरेटिंग एक्सपेंस मीट द क्राइटेरिया इट विल कैपिटलाइज सेम एज इन IAS। ये वो वाले 5 पॉइंट, ये 5 पॉइंट, क्योंकि ये कौन सा केस चल रहा है, एक्सपेंस का। एक्सपेंस में से निकाल के एसेट बनाऊंगा अगर 5 करेक्टरिस्टिक मीट हो गई। इनमें से किसी खर्चे ने वेबसाइट की लाइफ इंक्रीज कर दी, उससे मिलने वाली यूटिलिटी, आउटपुट नहीं कहना, वेबसाइट से कोई यूनिट्स नहीं मिलते, क्या कहोगे, यूटिलिटी इंक्रीज कर दी, उसका कैपेसिटी इंक्रीज कर दिया, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन या क्वालिटी ऑफ सर्चिंग इंक्रीज कर दी, या सर्चिंग का प्रोडक्शन टाइम, वेटिंग टाइम रिड्यूस हो गया। कुछ साइट्स आपको पता है बहुत तेज चल रही होती हैं और कुछ माशाल्लाह आपको पता ही है, ठीक है। चलें, रिकॉर्डिंग चल रही है, अभी कॉलेज रन करना है। अदर मीन जो कहीं ना आए वो कहाँ जाएगा, अदर में। ये सिर्फ SIC ने कहा है, IAS 38 ने इस पर कुछ नहीं कहा। अदर एक्टिविटीज में एडमिन एक्सपेंस, जर्नल एक्सपेंस, इनएफिशिएंसीज और इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, और ये सारे हमने IAS 38 में भी पढ़े थे। और IAS 38 ने क्या कहा था, इन्हें क्या कर देना, एक्सपेंस आउट कर देना। SIC भी क्या कह रही है, एक्सपेंस आउट कर देना। एक्सेप्शन क्या है, इफ इन अ केस सेलिंग, एडमिन, जर्नल आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, देन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होगा तो क्या होगा। मैंने एग्जाम्पल नंबर 16 एक दिन आपको दी थी, उसमें एडमिन एक्सपेंसेस थे। क्या थे, जब वो, अभी ना जाएं उधर, अभी उधर ना जाएं, जब वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं थे तो हम एक्सपेंस आउट कर रहे थे, जब वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो गए थे तो हमने उसे कैपिटलाइज किया था। स्टाफ ट्रेनिंग जो है वो हमेशा एक्सपेंस आउट होगा, चाहे वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो या ये IAS 38 की एक एक्सेप्शन थी। अब बेटा ये जितना हमने पढ़ा है इससे हमने बनाना क्या है, एक नया इंटेंजिबल एसेट अपने नोट में बनाना है। नया इंटेंजिबल एसेट हमने, कल तक इंटेंजिबल एसेट्स में क्या क्या आ रहा था, गुडविल आ रही थी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कैपिटलाइज पोर्शन है वो है, लाइसेंस है, सॉफ्टवेयर है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, फार्मूला है, कस्टमर लिस्ट है, ब्रांड है। अब ये सारे थे, अब इनमें एक और ऐड हो जाएगा, कौन, अब ये सारे कहेंगे भाई तुम किधर से आ रहे हो, तो क्या कहेगा, भाईजान आप मुझे छोड़ आए थे, आप मुझे, वो तो अल्लाह भला करे किसका, ना भाई बिजनेसेस का, जो इस लाइन में डील करते हैं। उन्होंने कहा भाईजान आपने सारे बिजनेसेस के तो एसेट्स इंटेंजिबल सोच लिए, हमारा क्या कसूर है। अब IAS 38 ने कहा भाईजान मैं तो आगे चला गया हूँ, पीछे मेरा छोटा भाई आ रहा है, उसको लिखवा दीजिए। वो छोटे भाई का नाम SIC 32, पूरा बोलो। अब ये इंटेंजिबल एसेट किसने स्क्रीन पर ला कर दिया, SIC 32। अब जब नोट बनने लगा तो वेबसाइट भी थी उस कंपनी की। अब वेबसाइट अगर इंटरनल असेस है, एक्सटर्नल असेस है, वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। अब हम इस एसेट को भी यहाँ स्क्रीन पर लेकर आएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक पास पेपर करना पड़ेगा। पास पेपर के लिए बुजुर्ग जो है वो रात की नींद में सो गए, इसलिए अभी तक फॉर्मेट नहीं बन सका। टेंशन कोई नहीं सर। जी सर, ओए उधर से नहीं आए भाई साहब, आप क्लास में सर, हासिलपुर में नहीं सर। एक्सक्यूज़ मी, ये कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर, ये तो वही आंटी हैं जो गाड़ी में हो तो हम बंदा डरता है यार, बड़ी सोफिस्टिकेटेड है, बाहर निकले तो कहते हैं वो इधर नज़र नहीं आंदा है भाईजान। ये उर्दू में वो कौन सा वर्ड आ गया भाईजान, बस जी। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर ICAP की एग्जाम्पल कब आया था। जाग रहे हो सो रहे हो, तो फिर बोलो ना, अगर जाग रहे हो तो कब आया था। क्वेश्चन नंबर
कितने मार्क्स का? अब इस 15 में 5 नई बात के हैं और 10 पुरानी बात के हैं। तो पुरानी बात कौन करेगा? आप करेंगे। नई बात कौन करेगा? मैं करूंगा। पढ़ना शुरू करें, शाबाश। पहले आप। Zinc Limited ZL, a broadcasting company, uses revaluation model for subsequent measurement of its intangible assets wherever possible. Following information pertains to ZL intangible assets. On 1st January 18, ZL bought an incomplete research and development project from B-Tech at its fair value of 90 million. The purchase price was analyzed as follow. ये है इन प्रोसेस। भाई ये इन प्रोसेस है। जिसके लिए इन प्रोसेस है उसने कैपिटलाइज किया हो या ना किया हो इसका हमारे से कंसर्न, लेकिन हमने क्योंकि कीमत दे के इन प्रोसेस ख़रीदा तो ये हमारे लिए एसेट है। कितने का ख़रीदा? 90 का ख़रीदा। आ जाए भाई, नीचे रिक्वायरमेंट पढ़े। नोट कब का मांगा हुआ है? 31/12/18 का। 31/12 और ये 1 जनवरी को बाय किया। इसका मतलब ये ओपनिंग नहीं है, ये ओपनिंग। और हमने कहीं एक्विजिशन मर्जर में भी बाय नहीं किया, सेपरेटली एक्वायर किया। सेपरेटली इन हाउस इन प्रोसेस R&D अगर एक्वायर करें तो वो एसेट बन जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? जिंक लिमिटेड। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब का नोट पूछा है? 31/12/18 का। किससे रिलेटेड पूछा है? भाई किससे रिलेटेड पूछा है? इनटेंजिबल एसेट से। उसे हम पूरे सिलेबस में क्या नाम देंगे? 9। एसेट का नाम क्या है? रिसर्च एंड। ओपनिंग बैलेंस है? भाई नहीं है। कितने का एक्वायर किया? 90 का। लिख दिया। इधर रुपी इन मिलियन है और साथ राउंडेड टू द नियरेस्ट मिलियन। इसका एक नंबर होता है और एक 100 होता है। 100 होता है। एक से चले जाओगे आर्टिकल से और खुदा ना खासा कोई एक आधा स्टूडेंट, अल्लाह ना करे, वो एक से रह जाएगा क्लास में। तो एक एक पकड़ना है नंबर। और वो टेस्ट में रिहर्सल होती है और टेस्ट में तुम उस तरीके से अपीयर ही नहीं होते जो तुम्हें रिक्वायर्ड है। अगर तुम ये तकरीबन 16 टेस्ट, टर्म टेस्ट, असेसमेंट, फिर जब लास्ट मंथ में टेस्ट सीरीज़ लेता हूँ, ये सारी ट्राई करें, फिर मॉक सीरीज़ लेता हूँ, तो फिर पेपर मुश्किल नहीं लगता बेटा। लेकिन हम उस एटीट्यूड से पेपर में अपीयर ही नहीं होते। अब सुबह देखना कल कैसे कैसे बहाने आएंगे जब मैं कहूँगा यार टेस्ट क्यों नहीं दिया। वो वैरायटी माशाल्लाह मार्केट में आई हुई है कि आगे चलें जनाब जी। द परचेज प्राइस वॉज एनालाइज्ड एज फॉलो। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, इन प्रोसेस ख़रीद लिया, बाद में उस पर क्या करूँगा? सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन दिस आर एज फॉलो। मैंने जब इन प्रोसेस ख़रीदा तो कुछ रिसर्च हो चुकी थी और कुछ डेवलपमेंट उसने कर ली थी। अब बच्चा क्या समझता है, और समझने का हक भी है, कि रिसर्च पूरी होती है तो डेवलपमेंट होगी, रिसर्च पूरी होगी तो डेवलपमेंट होगी। लेकिन यहाँ आईकेप ने जो लिखा उससे मीनिंग ये निकल रहा है कि रिसर्च भी चल रही है और डेवलपमेंट भी चल रही है। सुनिएगा, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट वाज मेट ऑन 1/3/18। 1/3/18 को आपके अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट कॉस्ट को एसेट बनाने का राइट मिल गया। यानी जनवरी फरवरी में, भाई जनवरी फरवरी में नहीं मिला, भाई जनवरी फरवरी में आगे देखें। ऑल कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली फ्रॉम 1 जनवरी 18 टिल प्रोजेक्ट कंप्लीशन 31/8/18। इसका मतलब है कि ये डेवलपमेंट कॉस्ट हम ये अज्यूम नहीं कर सकते ये ख़त्म हुआ तो ये शुरू हुआ। ये भी कब से शुरू हो गया? पहले दिन से। पहला दिन कौन सा है? 1 जनवरी। तो फिर ये जो खर्चा नज़र आ रहा है 48 का, ये कितने मंथ का है? ये 8 महीने का है। इसके बारे में तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है, इसने तो होना ही एक्सपेंस आउट है, इसने कैपिटलाइज होना है। तो यहाँ ये अजम्पशन ख़त्म हो गया
कि रिसर्च ख़त्म होगी तो डेवलपमेंट शुरू होगी। वो कह रहे हैं ऑल कॉस्ट, ऑल में ये भी है और ये भी है, आर इनकर्ड इवनली फ्रॉम, खुद कह रहे हैं कि 1 जनवरी से मैंने इनकर करने शुरू कर दी है। अब 48 8 महीनों का है, 2 महीनों का एक्सपेंस में जाना है, 6 महीनों का कैपिटलाइज होना है, 6 महीनों का कैपिटलाइज होना है। टोटल कितना है 48 डिवाइड करें 8 से मल्टीप्लाई करें, कितना बना 30। अब ये 36 क्या है, ये क्या होगा कैपिटलाइज होगा। हमने ख़रीदा या हमने डेवलप किया, कर दीजिए नोट में जाएं जी, नोट में चले जाएं, 36 लिख दीजिए। क्या करूं इसे डेवलप 36, वर्किंग में लिखना हो लिख दीजिएगा, मैं यहीं लिख देता हूं ताकि टाइम सेव हो जाए। लेकिन आपने यहाँ पेपर में लिख के कुछ नहीं आना, पेपर में इस तरह कोई वर्किंग नहीं करके आनी, आपने डायरेक्ट लिखना हो 36 इधर लिख दीजिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि बाद में जब रिवाइज करें अगस्त में तो परेशानी ना हो। और नोट में इनकम स्टेटमेंट की आइटम नहीं आती, इसलिए जो एक्सपेंस में गया है वो कहीं नोट में नज़र नहीं आएगा। कोई डिस्पोजल तो नहीं हुआ R&D, चलिए इसको बाद में पढ़ता हूँ। आगे सुनिए। It is expected that newly developed technology will provide economic benefits to ZL for next, इसका मतलब लाइफ कितनी है 10 साल होगी। और 31/12/18 साल के आखिरी दिन ZL received offer of ₹170 million for developed technology। वो कहता है जो तुमने डेवलप किया है इसके लिए कितनी ऑफर दे रहा हूँ, कौन दे रहा है, किसी ने ऑफर दी है। इस लाइन में कहीं लिखा है कि इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिव मार्केट है। अगर लिखा होता, अगर एक्टिव मार्केट लिखा होता तो रीवैल्यू करते, अदरवाइज कोई भी थर्ड पार्टी कोई ऑफर देगी तो उसको रीवैल्यूड अमाउंट कंसिडर, इसलिए यहां उसने लिखा था यूजेस फॉर ऑफ वेयर एवर। अब जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट ठीक नहीं होगा वो इसे क्या समझेगा, ये तो इसकी साल के एंड पे रीवैल्यूड अमाउंट है, लेकिन रीवैल्यू करने के लिए जरूरी है क्वेश्चन में क्या लिखा हो, एक्टिव मार्केट। तो अब रूल क्या है, क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो एक्टिव मार्केट नहीं है, एक्टिव मार्केट के लिए उसे बताना पड़ेगा। लिख ले एग्जाम फोकस पॉइंट, क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो एक्टिव मार्केट नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो एक्टिव मार्केट नहीं है, एक्टिव मार्केट के लिए उसे बताना पड़ेगा। जब कोई इंडिपेंडेंट वैल्यूअर करेगा तो फिर वो चाहे इंडिपेंडेंट भी हो, जब तक एक्टिव मार्केट नहीं होगी। आपने नोट ध्यान से नहीं पढ़े, लेक्चर में मैंने सिखाया था एक्टिव मार्केट है तो रीवैल्यू करूंगा। एक्टिव मार्केट की एब्सेंस में कोई इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल रजिस्टर्ड वैल्यूअर भी कहे फिर भी हम उसकी बात नहीं मानेंगे। ये नोट्स की स्लाइड्स में भी है और बुकलेट में भी मौजूद है। IAS 38 कहता है एक्टिव मार्केट नहीं है, वैल्यूअर कहे भाई ये वैल्यू मिलेगी तुम्हें आज, आप उसकी बात मानकर नोट में उसे इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। अब आ जाए ज़रा ध्यान से, कौन आने लगा, वेबसाइट आने लगा। बेटा क्या आने लगा, ध्यान से सुनना है। क्या कहता है 31/12/18 को साल के आखिरी दिन ZL launched its new website for online streaming of TV shows, movies and web series। डेवलप उसने लॉन्च की कब, 31/12/18 को। अगर ये एसड हुआ तो मेरे साल में अमोर्टाइज क्यों नहीं होगा, आखिरी दिन। लिख लें अमोर्टाइजेशन नहीं हो सकती, अमोर्टाइजेशन नहीं हो सकती। जाएं बुकलेट पे, ये देखें टीवी शो, ये नेटफ्लिक्स है जहाँ से ये टीवी और मूवीज़ वगैरह के शोज़ मिलते हैं, ठीक है। टीवी शो चल सकता है, मूवीज़ चल सकती हैं, वेब सीरीज़ चल सकती हैं। अब मुझे बताएं प्रमोशन के लिए है या सेल के लिए, सेल के लिए है। एक्सटर्नल है इंटरनल है,
एक्सटर्नल है और प्रमोशन के लिए नहीं है, किसके लिए है? सेल के लिए है। क्या रूल कहता है? जाए स्लाइड पर, आराम से, इजी, कोई जल्दी नहीं है मुझे। मैंने इसलिए 2 घंटे की क्लास रख ली थी भाई, ताकि आराम आराम से चलते रहें इंशाल्लाह। जी भाई, क्राइटेरिया मेट हो गया तो क्या बनाएंगे इसे भाई? क्या बनाएंगे? एसेट बनाएंगे। वर्केबल लोकेशन और कंडीशन में कब आया? इसका मतलब है इसके अगले साल अमोर्टाइजेशन शुरू होगी, इस साल अमोर्टाइजेशन शुरू। आगे जी, द वेबसाइट वॉज डेवलप्ड, बेटा बातें नहीं, सेपरेटली परचेज की या इंटरनल डेवलपमेंट है? इंटरनल डेवलपमेंट है, लिखा हुआ भी है, वॉज डेवलप्ड इंटरनली एंड मेट द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन एज एन, कहते हैं भाई क्राइटेरिया मीट हो गया। तो फिर वेबसाइट में आपको नहीं सोचना पड़ेगा कि क्राइटेरिया मीट हुआ या, वो बताएगा कि भाई क्राइटेरिया मीट हुआ है या नहीं हुआ। अच्छा, बाकी इंटेंजिबल एसेट्स में 6 कंडीशन पूरी हो तो फिर डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज करने का इजाज़त है। वो 6 जहाँ से फिजिबिलिटी से शुरू हुआ था, फिजिबिलिटी है, इंटेंशन है, वायबल है, रिसोर्सेज हैं, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, कॉस्ट मैयर हो सकती है, वो 6 चीज़ें होती हैं। तो हम कहते हैं भाई इनमें से कोई एक भी नज़र आए तो बाकी 5 के लिए अज्यूम करना वो ऑटोमेटिकली मीट हो चुकी हैं। यहाँ वो आपको बताएगा भाई क्राइटेरिया मीट हुआ या नहीं हुआ। आगे आ जाए, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट इनकर्ड फॉर द वेबसाइट आर, कहता है ये मैंने एक्टिविटीज की हैं और ये उनका एक्सपेंस है, ये एक्टिविटीज है, ये एक्सपेंस है। अब सुन लेना आराम से, अगर प्लानिंग की एक्टिविटी हुई एक्सपेंस करेंगे, डेवलपमेंट की तीनों कैटेगरी में से कोई एक्टिविटी हुई कैपिटलाइज करेंगे, और अगर कोई पिक्चराइजेशन के पैसे दिए उसे एक्सपेंस आउट करेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट को एक्सपेंस आउट करेंगे। अगर उन 5 में से कोई एक नतीजा आया ऑपरेटिंग कॉस्ट से तो कैपिटलाइज करेंगे, और अदर में सारी कॉस्ट को एक्सपेंस आउट करेंगे। अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हुई तो कैपिटलाइज करेंगे। बस इतना सा वेबसाइट का रूल है। मैं सीरियस हूँ बेटा, ध्यान से दोबारा सुने, मिलके करते हैं। क्या कहा था मैंने? वेबसाइट की 4 एक्टिविटीज़ हैं, प्लानिंग है, डेवलपमेंट है, ऑपरेटिंग है, अदर है। प्लानिंग को लिंक किया था मैंने, SIC आपके पास मौजूद है, ओपन बुक पेपर है, ये एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं। आपने कहा यार अंसारी मैं नंबर का एक्सपर्ट हूँ, मैंने इनको याद नहीं रखना, ना याद रखो। पेपर में आ गया क्वेश्चन, SIC 32 ओपन करोगे, वहाँ पर लिखी भी होगी ये सारी डिटेल, सिलेक्ट किए जाओगे। आगे ट्रीटमेंट याद रखना तुम्हारा काम है, मैंने नोट्स में दे दिया, तो नहीं भी याद करते तो कोई इशू नहीं है। मेरी आदत है कि मैं इंशाल्लाह इतने क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, ना चाहते हुए भी याद हो जाए, फिर तो मज़ा है। क्योंकि मैं ना ये बार बार पेपर वाले दिन बुक खोलने के हक में बहुत रेयर हो तो फिर इजाज़त होगी, और इजाज़त मैं आपको सिर्फ इस स्टैंडर्ड में दूंगा। बाकी इंशाल्लाह मैं टिप्स पे ले आऊँगा आपकी चीज़ें। बाकी क्यों नहीं, ये वाला क्यों टिप पे नहीं आएगा? क्योंकि मैं खुद एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट आती है और ना मैं साइंटिस्ट हूँ भाई, ना मैं साइंटिस्ट हूँ, ना मैं वेब डेवलपर हूँ। इसलिए मैं आपको कहूँगा भाई SIC का और इंटेंजिबल IS 38 का सहारा ले लेना। प्लानिंग एक्टिविटीज़ में जो कुछ लगेगा एक्सपेंस आउट होगा, ओके। डेवलपमेंट की 3 है, तीनों में जो कुछ लगेगा कैपिटलाइज होगा, मास वाई फोटोग्राफी की कॉस्ट, उसको एक्सपेंस आउट करेंगे। ऑपरेटिंग में सारा एक्सपेंस आउट होगा। अगर किसी खर्चे का 5 में से एक नतीजा आया तो कैपिटलाइज होगा, अदर सारी एक्सपेंस आउट होंगी अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होंगी। ठीक, अब मैं नहीं करूंगा, इंशाल्लाह आप बताएंगे। बुकलेट ओपन कर लें। एट अ टाइम आपकी नज़र 4 एक्टिविटीज़ पे होनी चाहिए। पहली प्लानिंग, दूसरी डेवलपमेंट, तीसरी ऑपरेटिंग, चौथी, और फिर डेवलपमेंट की भी आगे 3 है। पहली क्या है?
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दूसरी कंटेंट राइटिंग और तीसरी डिजाइन। आए जी, अंडरटेकिंग फिजिबिलिटी स्टडीज क्या करूं, और एक्सपेंस ने नोट में, आप ध्यान से, एवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव प्लानिंग, पहले कहा था सर्चिंग हो, ऑल्टरनेटिव हो, ये सब प्लानिंग है। आगे जी ध्यान से, एक्विजिशन ऑफ वेब सर्वर, बोलें जी, जी भाई, भाई बोले, भाई बोले, भाई बोले, IS 16 सर्वर मीन हार्डवेयर, सर्वर मीन हार्डवेयर, पूरी एक मशीन होती है, बड़ा कंप्यूटर को सर्वर कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में क्या कह रहा हूं मैं, बड़े सर्वर को, बड़े कंप्यूटर को सर्वर कहते हैं, और बड़ा कंप्यूटर हो, सिंपल कंप्यूटर हो, ये IS 1838 में नहीं जाता, किस में जाएगा, IS 16 में जाएगा। किस में जाएगा, IS 16 में। लिख ले, ये दोनों साथ कनेक्टेड नहीं है, वेबसाइट और ये नहीं सुने भाई, सर्वर जो है ये टेंजिबल एसेट है और वेबसाइट इनटेंजिबल है, तो जो टेंजिबल है वो कहाँ जाएगा, इसलिए उस सर्वर को आप इस वेबसाइट के लिए यूज ना करें, उठाएं और किसी और काम के लिए यूज कर लें, इनएविटेबल नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही कंस्ट्रक्शन हो रही है बिल्डिंग की, और एक बड़ा सा मिक्सचर आ गया सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के लिए, अब वो डेप्रिशिएट होगा, उसकी डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगी। अब यहां सुने, ये क्या है, बड़ा कंप्यूटर सर्वर, ये वेबसाइट को डेवलप करने के लिए यूज होगा तो डेप्रिशिएट होगा, वो जो डेप्रिसिएशन होगी वो वेबसाइट की डेवलपमेंट में ऐड होगी और कैपिटलाइज हो जाएगी। अब सुने, एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ द, अब बताएं ये IS 16 है या 38, ये 16 है, पहले आपको बताया था किसके लिए ले रहा है। अब यहां हम ये अज्यूम करेंगे इस हार्डवेयर के लिए ये मैं ऑपरेटिंग सिस्टम ले रहा हूं, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये इस वेब के सर्वर के लिए इनएविटेबल है, यानी पोर्टेबल नहीं है, सेपरेटली यूज हो सकता। अगर ये अज्यूम करूं कि ये सेपरेटली यूज हो सकता है तो ये कहां जाएगा, IS 38 में। लेकिन याद रखना, जब सर्वर की बात करें और सर्वर के साथ उसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो बेसिक अजम्पशन आसान तरीन क्या है कि इसको भी किस में लेकर चलूंगा, 16 में। लिख लें एग्जाम फोकस पॉइंट, कंप्यूटर हो साथ उसका ऑपरेटिंग सिस्टम हो और क्वेश्चन साइलेंट हो, क्या कहा, कंप्यूटर हो साथ उसका ऑपरेटिंग सिस्टम हो और क्वेश्चन साइलेंट हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को भी IS 16 में फॉल करवाऊंगा। और ICAP के तमाम पास पेपर इसी अजम्पशन के साथ हैं बेटा। मैं आपको ICAP के एग्जामिनर के कमेंट्स भी साथ साथ बताता रहा करूंगा इंशाल्लाह। क्या कहा, ऑपरेटिंग सिस्टम हो और क्वेश्चन बोलो साइलेंट हो, तो इसको IS 16 के साथ लेकर चलूंगा। किसके साथ लेकर चलूंगा, ब्रैकेट में लिखने ICAP एग्जामिनर बेसिक अजम्पशन। ICAP के तमाम एग्जामिनर ने जब भी वेबसाइट का या इसका क्वेश्चन दिया है इसको टेंजिबल ही अज्यूम किया है। अब ज़रा ध्यान से, रजिस्ट्रेशन ऑफ डोमेन नेम, जाएं जी बुकलेट पर। जी भाई, क्या करूं, कैपिटलाइज, क्या करूं, कैपिटलाइज। मुश्किल नहीं है, क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेस टेस्टिंग, जाके देखो किस हेड में है, क्या करूं, कैपिटलाइज। आगे सुने, डिजाइनिंग द अपीयरेंस ऑफ वेब पेजेस, जाएं जी भाई, क्या करूं, कैपिटलाइज। और ये अच्छी बात है, ये समझना कि यार ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ये इस लाइन के एक्सपर्ट नहीं हैं। हाँ, इन्हें हमें बता दिया कि SIC में लिखा हुआ है, वहाँ से इन्होंने अपनी लिस्ट बना ली है, उसके अकॉर्डिंगली ICAP के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है। आगे, डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ न्यू कंटेंट,
ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए और एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोटिंग ZL प्रोडक्ट। अब गौर से सुने, जाएं जरा उधर। न्यू कंटेंट डेवलप करवाया एडवर्टाइज करने के लिए, किसे? प्रोडक्ट को, और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए। इनमें से कौन सा वेबसाइट डेवलपमेंट में फॉल करेगा कैपिटलाइज होने के लिए? ये कैपिटलाइज हो जाएगा। अच्छा जी, और जो प्रोडक्ट के लिए एडवर्टीजमेंट का डाटा बना रहा हूं वो एक्सपेंस आउट हो जाएगा। एडवर्टाइजिंग ऑफ द, अब ये दो डिफरेंट चीजें। प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कुछ और होती है, लेकिन भाई प्रोडक्ट तो वही देखेगा ना जो तुम्हारी वेबसाइट पे आएगा, और वेबसाइट पे लाने के लिए तुम्हें वेबसाइट की एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी। जाके देखें, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हमेशा जी क्या होगा? एक्सपेंस आउट होगा। अब क्या क्या बना कैपिटलाइज में? 1 2 3 4। अब जब हम 2-3 ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे तो हमें बुक से लेकर इंफॉर्मेशन टिक करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन शर्त क्या है? या तो SIC 32 इस बुकलेट में से पढ़ो, या फिर जो मैंने स्लाइड्स बना के दी हैं उनको पढ़ो। बच्चा फी इसलिए देता है ताकि उसके लिए टीचर आसानी पैदा कर दे, बजाय इसके कि 150 बच्चा बैठकर इसको पढ़ रहा हो, टीचर पढ़ के अगर नोट्स बना दे फिर उस पर रिलाई करें। हाँ, अगर पेपर वाले दिन भूल जाएंगे यार किस एक्टिविटी में जा रहा हूँ, तो कोई इशू नहीं है, ओपन बुक पेपर है, इसको ओपन कीजिएगा। SIC 32 में ये सारी लिस्टिंग है, ये मैंने कोई आसमान से नहीं बनाई है। R2 का टीचर आपके लिए खुद से कुछ नहीं कर सकता, जहन में रखिएगा। सुन लो भाई, जहन में रखिएगा, क्योंकि एक रूल भी मैं अपना नहीं दे सकता आपको इसमें FR2 में, एक रूल भी। बस ये होता है कि स्टैंडर्ड को पढ़ने का अंदाज टीचर का कुछ और होता है और स्टूडेंट का कुछ और होता है। फिर टीचर अपने स्किल्स की बेस पर उसकी फ्लो चार्टिंग करता है, उसकी इंफॉर्मेशन को इस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करता है कि वो स्टूडेंट फ्रेंडली हो जाए। अदरवाइज इतनी बड़ी बुकलेट्स पढ़ के आपके लिए डाटा एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल काम होगा। अब बताएं जी, नोट में एक्सपेंस ने जाना है? अच्छा, नोट में IS 16 तो जाएगा। क्यों? इंटेंजिबल का नोट पूछ रहा है, वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का नोट। इसका मतलब ये इग्नोर होना है, ये इग्नोर होना है, ये GP में से लेस होने हैं। जमा कर दें भाई। अब ये 21 क्या है? वेबसाइट की कॉस्ट जो कैपिटलाइज होनी है, वेबसाइट की कॉस्ट जो कैपिटलाइज्ड होनी है। आ जाए जी वेबसाइट। एक मिनट, 0 एडिशन कितना हुआ? सेपरेट तो नहीं खरीदा, इंटरनली डेवलप किया है, तो किस में लेके आऊंगा? डेवलप में। डिस्पोज ऑफ किया है? ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया। अब पूछे फिर उसकी जितनी डेप्रिसिएशन इधर बनती उसको क्या करते? इसमें ऐड कर देते। ठीक है भाई। अब सुने भाई, टाइम का ही नहीं पता चलता यार। ड्यूरिंग 18 ये इससे ऊपर है। ड्यूरिंग 18 द लाइसेंसिंग अथॉरिटी इंटीमेटेड दैट ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस ऑफ वन ऑफ ZL चैनल्स विल नॉट बी फर्दर रिन्यूड। क्या लिया हुआ था हमने? लाइसेंस। और लाइसेंस देने वाली कोई अथॉरिटी होती है, इसका मतलब लाइसेंस भी एक इंटेंजिबल एसेट है। During 18, licensing authority intimated that broadcasting license of one of ZL channels will not be further renewed. ठीक है। ZL had obtained this license for indefinite period on 1 जनवरी 12। कब लिया था? और क्या था? कैपिटलाइज किया होगा, कैपिटलाइज किया होगा, अमोर्टाइज। हाँ, और हर साल इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारा होगा। रूल याद रखें, रूल भूले तो गए, फिर कुछ नहीं कर सकता मैं। फाइनाइट हो तो अमोर्टाइज होगा, इंपेयर उस वक्त तक नहीं होगा जब तक इंडिकेशन ना आए। लिखवाया हुआ है सारा कुछ। आओ जी,
1 जनवरी 12 को लिया बाय पेइंग 150। कब पे किया था? माजी में पे किया था। माजी में पे किया था तो ओपनिंग में पड़ा होगा। कितना पड़ा होगा? 150 पड़ा होगा। आगे सब्जेक्ट टू रिन्यूअल फी ऑफ पॉइंट। अब बताएं जी 150 मिलियन के सामने 0.3। मेरा छोटा मोटा या छोटी मोटी बच्ची वो क्या सोच रहे होंगे? 3 मिलियन। और कुछ बहुत ही रोजा बगैर शहरी के रखने वाले इस जीरो को इधर ला चुके होंगे 30 मिलियन, और वो इसे कंसिडरेबल कर चुके होंगे। तो भाई ध्यान से प्लीज हैं भाई। और आखिरी अशरे में ऐसी चीजें बहुत कसरत से पाई जाएंगी। ठीक है, अल्लाह सबको हिफाजत में रखे और इंशाल्लाह हिम्मत दे। हिम्मत अल्लाह ही देता है रोज़ों की भाई। 150 के सामने ये मिनिमल है। सब्जेक्ट टू रिन्यूअल ऑफ 0.3 मिलियन एट एवरी। कहता है इनडेफिनाइट तो है, लेकिन ये छोटे छोटे पैसे देकर 5-5 साल के बाद क्या करवाता रहूँगा? कब लिया था? इस दिन रीजनेबल अश्योरेंस थी कि रीन्यू करवाऊंगा? क्वेश्चन साइलेंट होने पर रीन्यू करवाया? भाई करवाया तो आज मौजूद है। इंटीमेशन किसे दी जाती है? जिसके पास वो चीज मौजूद हो। अगर ये दे चुका होता तो इंटीमेशन इसे क्यों आती? ठीक, अब 1 जनवरी 12 को लिया, 5 साल पूरे करो, फिंगर्स पे पूरे करो डॉन। 12, 13, 14, 15, 31, 12, 16 को 5 साल पूरे हो गए। 1/1/17 को ये गया होगा, जाकर रिन्यूअल करवाई होगी। 17, 18। भाई आज से ऑनवर्ड 7 बजे के बाद ना कोई क्लास से उठ के नहीं जाएगा। कोई भी रीज़न हो, ये ना समझेगा हम R2 के हैं तो हम आते रहेंगे, हम जाते रहेंगे। कोई नहीं उठ के जाएगा। जो आ गया वो फिर 9 बजे जाएगा। जिसको कोई बहुत ज़रूरी काम हो फिर उसने क्लास में नहीं आना। मेरी रिक्वेस्ट है, और किसी ने माइंड नहीं करना। और ख़ासकर कोई नया स्टूडेंट हो जिसने FR1 इंट्रो मुझसे ना पढ़ी हो तो बिल्कुल माइंड ना करे, वरना वो कहेगा यार अजीब बदतमीज़ इंसान है। ठीक है, बाकियों से भी मुखातिब हूँ। ये नहीं एक आ रहा है एक जा रहा है, वो खिचड़ी पक्की रहती है। बाबा जी आप भी प्लीज़, ठीक है, जो काम करना हो पहले करके आइएगा। यह क्या बात चल रही थी? 17, 18, 19, 20, 21, 5 साल जब पूरे होंगे। कब आ गया जी चिट्ठी? कब आ गई? 18 ड्यूरिंग है, साल के पहले दिन। 1 जनवरी 18 को चिट्ठी आ गई। भाई क्या चिट्ठी आई? क्या हुई कि फर्दर रिन्यूअल नहीं होगा। आपने कब रिन्यूअल करवाया? 1/1/17 को। कितने साल गुजर गए रिन्यूअल के? 1। अब लाइफ इनडेफिनाइट है या फाइनाइट हो गई? 1/1/17 को कितनी थी? नहीं, 1/1/17 को इनडेफिनाइट थी। 1/1/18 को पता चला ओहो रिन्यूअल का जो 1 साल गुजारा वो गया, बाकी बचे। अब बताओ रिमेनिंग लाइफ कब? 1/1/18 परसों। हाँ परसों एक रूल सिखाया था। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो साल के पहले दिन से काउंट करोगे, इम्पेयरमेंट चेक करोगे तो साल के आखिरी दिन से। इसलिए नॉर्मली 1 साल कम हुआ करेगा इम्पेयरमेंट में और 1 साल ज्यादा हुआ करेगा डेप्रिसिएशन में। जी ओके। Up to last year, this license was expected to contribute to ZL cash inflow for indefinite period. As on 31/12/18, the recoverable amount of this license was assessed as 1010। अच्छा जी, चलें फिर स्लाइड पे चलते हैं। एक एसेट हो इनडेफिनाइट लाइफ पे हो और कोई आके कहे ओ भाई अब तेरी लाइफ फाइनाइट हो गई, तो ये इंडिकेशन है कि वो एसेट इम्पेयर्ड हो गया। और एक्टिव मार्केट में था और एक्टिव मार्केट खत्म हो रही है, ये भी इंडिकेशन है कि वो इम्पेयर हो गया। रूल याद रखने, बाकी इंशाल्लाह R2 में है ही नहीं कुछ। आसान पेपर, मोस्ट ईजीएस्ट तीनों में से। सबसे मुश्किल इंट्रो, फिर FR1 और फिर FR2। आ जाए भाईजान, अब बताएं जरा रूल। पहले अमोर्टाइजेशन और फिर इम्पेयरमेंट। पहले और फिर कितना पड़ा हुआ था? सेपरेट कितना अक्वायर किया?
खुद कितना डेवलप किया, डिस्पोजल कितना हुआ, कुछ भी नहीं। तो बताएं जी क्लोजिंग कितना आया, 150, ये 21, ये 126। अब जाके देखें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कुछ बताया कि इसकी क्या लाइफ है, जाके देखें जी 10 ईयर्स कर दें जी अमोटाइज। कब हुआ अवेलेबल फॉर यूज, 31/8/18 को, तो फिर कितने महीने की, 9 नहीं भाई, ओ भाई ये 9 कौन कह रहा है यार, क्या करते हो यार मेरे बच्चों, कहाँ था ये, टिल प्रोजेक्ट कंप्लीशन 31/8/18 को क्या कह रहा है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट न्यूली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी विल प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट टू ZL फॉर द नेक्स्ट। तो भाई 31/8/18 को कंप्लीट हुआ, तो वर्केबल कब हुआ, 1/9/18 को, मेरा ईयर एंड 31/12/18, तो अमोटाइज कितने, 4 महीने का कर दीजिए। ओपनिंग नील है, 126 डिवाइडेड बाय 10 ज़रब 4/12 कितना बना, 4.2। अब आ जाए वेबसाइट कितनी है, 21, ओपनिंग नहीं, अमोटाइजेशन भी नहीं, क्यों नहीं, 31/12/18 को, 31/12/18 को लॉन्च हुई है, इसका मतलब अगले साल से अमोटाइज हो रही होगी। ये 4.2 नेगेटिव, ये 0। अब इधर आ जाए 150, ये क्या है, ओपनिंग वैल्यू, कॉस्ट समझ ले, WDV समझ ले, लाइफ कितनी बाकी है, 1/1/18 को खड़े होकर 17 गुजर चुका है, रीन्यूअल पीरियड का बाकी बचे 4 साल, तो फिर क्या पकड़ूं, 150 डिवाइडेड बाय 4 कितना बना, 37.5, ये 37.5, क्योंकि माइनस होना है, ब्रैकेट लगा दी। अब आए इम्पेयरमेंट पे, क्वेश्चन में जाके देखें कोई ओपनिंग इम्पेयरमेंट हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं, वेबसाइट नहीं, नहीं। अब बताएं कितने पे जाके गिरी इसकी वैल्यू लाइसेंस की, 105 पे गिरी। इसकी WDV कितनी है, 112.5। जस्ट बिफोर द इम्पेयरमेंट टेस्टिंग जो WDV है वो लेनी होती है मेजरमेंट डेट पे, और मेजरमेंट डेट कब की है, ये देखें, एज ऑन 31/12/18 द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ दिस लाइसेंस वाज असेस्ड एज ₹105। तो बच्चा प्रेशर में 150 से कंपेयर कर लेता है, भाई WDV से कंपेयर करना है, 150 तो इसकी कॉस्ट है, इसमें से माइनस करें 37.5, 112.5 WDV है, 112.5 WDV है, माइनस करें उसमें से 105, क्या आया 7.5, क्योंकि इसने भी लेस होना है तो क्या लगाऊं, ब्रैकेट लगाऊं, भाई 7.5 पे ब्रैकेट लगाऊं, 7.5 ब्रैकेट, इधर 0 इधर 0 इधर ना लगाए। अब क्या करें, याद करें, कॉस्ट लेस अकुमुलेटेड अमोर्टाइजेशन लेस अकुमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉसेस कर दें लेस, कितने पे आएगा, 105 पर। ये कितने पे आएगा, 21 पर। ये कितने पर आएगा, सॉरी 1, थोड़ी देर में मैं पागल हो जाऊंगा, 121.8। ये आ गई कैरिंग वैल्यू, WDV, बुक वैल्यू, जो भी कह सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कौन सा मॉडल चल रहा है, कॉस्ट मॉडल चल रहा है, कौन सा मॉडल चल रहा है, और अमोर्टाइजेशन मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन। लाइफ कितनी है, 10 ईयर्स। अब जाएंगे ज़रा पर जाकर देखें कोई इंफॉर्मेशन दी हो उसने वेबसाइट से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड
वेबसाइट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन दी हो। लाइफ की इंफॉर्मेशन वैसे ओवरऑल कहाँ दी हुई है? अलग-अलग दी हुई है। इसकी नहीं दी भाई, इसकी नहीं दी। अब 2 पॉइंट्स हैं, या तो हम ये अज्यूम करें कि सारों की क्योंकि 10 साल आ रही है तो इसकी भी हमने 10 साल अज्यूम कर ली, क्योंकि इनडेफिनाइट लाइफ जो है वो वेबसाइट की बहुत कम होती है, रेयर होती है। लिख लें, वेबसाइट लाइफ इज नॉर्मली फॉर फाइनाइट पीरियड। बाद में रीन्यूअल हो जाती है, लेकिन अनलिमिटेड पीरियड के लिए डोमेन नहीं मिलती आपको। वेबसाइट लाइफ इज नॉर्मली विथ फाइनाइट ऑप्शन, वेरी रेयर इनडेफिनाइट लाइफ। वेरी रेयर बोले भाई, इनडेफिनाइट लाइफ। चलो भाई, अगर ऐसा करूंगा तो पहली तो बात यह है कि मैं इसे लेके किस पे चल रहा हूं? कॉस्ट मॉडल पे। और अगर अज्यूम करना है तो अज्यूम कर लें, ब्लैंक छोड़ना है तो ब्लैंक छोड़ दें। अगर अज्यूम करना है तो क्या अज्यूम करना है कि मेथड स्ट्रेट लाइन है और लाइफ 10 ईयर्स है। दूसरा क्या अज्यूम कर लें कि ये भी गिवन नहीं है, ये भी गिवन नहीं है, तो क्या लिख दें? नॉट एप्लीकेबल। ये नहीं लिखना इनडेफिनाइट लाइफ, क्योंकि ये इसकी बेसिक अजम्पशन नहीं है। टोटल करवाएं, 150, 90, 40, नहीं भाई 48 नहीं है, 47, 57, टोटल कर दे 297। ओपनिंग बैलेंस 0 है, अमोर्टाइजेशन 41.7, डिस्पोजल 0 है, 41.7 ब्रैकेट लगा दें। ओपनिंग 0 है, ड्यूरिंग द पीरियड 7.5 है, टोटल 7.5 है। बोले भाई 247.8। यहाँ कुछ ना किया करें जी। सर हमने अभी किया ये क्वेश्चन, तो इस तरह हो सकता है कि हमने शुरू में रिन्यूअल हमें लगा रिन्यू करवा लेंगे, लेकिन जब ईयर आया तो हमने रिन्यू करवाएंगे इसको? नहीं, ये जो अमोर्टाइजेशन का प्रोसेस होता है ये एस्टीमेशन पे होता है। आपने कॉन्ट्रैक्ट डेट पर डिसाइड करना है कि हमने इसको रीन्यू करवाना है या नहीं। और 38 ने कहा मिनिमल है, तो एक रैशनल आदमी के पास रीज़नेबल अश्योरेंस है कि मैं रीन्यू करवाऊंगा। और अगर कंसिडरेबल है तो ये नहीं कहना नहीं करवाएगा। आप ही ने उस दिन जवाब दिया का देखूंगा, और देखूंगा के मामले में फिर वो रीन्यूअल जो पीरियड है उसको लाइफ में कंसिडर नहीं करेगा। कौन सी लाइफ में? लीगल लाइफ में। और रीन्यूअल पीरियड लीगल लाइफ को चेंज करता है, यूज़फुल लाइफ को चेंज। रूल वही है, शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ वर्सेस यूज़फुल लाइफ। जी बच्चों, जी भाई। पहले हमने पढ़ा था कि जब हम कोई R&D वगैरह की प्रोसेस परचेज करते हैं तो हम R&D की वर्क की प्रोसेस के तौर पर रिपोर्ट करते हैं जी। फिर यहाँ पे हमने जो 90 है वो तो वर्क की प्रोसेस है, इंडेफिनिट जी, ये नोट कब बन रहा है? साल के आखिरी दिन, और साल से पहले वो कंप्लीट हो गया। कब कंप्लीट हुआ? ये देखिए 31 अगस्त को। तो इसका मतलब ये जो आप वाली एंट्री है ये कब पास हुई होगी? 31 अगस्त को। इंटेंजिबल एसेट डेबिट हो गया होगा और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो गया होगा। फिर जब बैलेंस शीट में आए तो वर्क इन प्रोसेस में कुछ था ही नहीं। जब कुछ था नहीं तो उसे नोट में ले आए, और अगर वर्क इन प्रोग्रेस होता 31/12 को भी इनकम्प्लीट होता तो वर्क इन प्रोग्रेस कभी नोट का पार्ट नहीं बनेगा। ये फिगर जो आ रही है ये आपकी बैलेंस शीट में अंडर द हेडिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट आ रही होगी। इंटेंजिबल एसेट के नीचे लिखा होगा इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस, और वो फिगर जो यहाँ नोट में नहीं आई वो फिगर वहाँ पर आ रही होगी। ऐसे ही पीपीई का जब नोट बनाते हैं तो कंप्लीट जो पीपीई होता है वो नोट में आता है,
बैलेंस शीट में दोनों आ रहे होते हैं, कंप्लीट भी और इनकम्प्लीट भी, लेकिन नोट जो है वो कंप्लीट की ब्रेकअप दे रहा होता है, इनकम्प्लीट जो है वो बैलेंस शीट में कंप्लीट के नीचे लिखा होता है और उसके साथ भी ब्रैकेट में लिखा होता है PPE, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। क्लियर भाई? और कुछ पूछ लें भाई? क्या लिखते हैं? रिमेनिंग लाइफ लिखते हैं। कितनी है रिमेनिंग लाइफ? लाइसेंस की रिमेनिंग लाइफ 4 साल है, 4 इयर्स। और पूछिए भाई। उन्होंने भी कहीं से कोई डोमेन ही ली होगी ना भाई, तो डोमेन देने वाले कुछ और होते हैं और बिजनेस करने वाले कुछ और होते हैं। जैसे राइस ने डोमेन ली हुई है तो डोमेन वालों को हम या तो 5 साल में पे करते हैं या ईयरली पे कर रहे होते हैं। वो अलहदा बात है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो डील होती है उसमें ये लिखा हुआ होता है विदाउट एनी इलीगल रीज़न ये हमारी डोमेन को कभी वेव ऑफ नहीं करेंगे, वरना तो बिजनेस रिस्क में चले जाए। वो उस डोमेन पे अपनी सारी इंफॉर्मेशन लें, मार्केट करें, बाद में डोमेन होल्डर जो हैं उनकी डोमेन को ब्लॉक कर दें। तो इसमें वो क्लाइंट को सिक्योर करके चल रहे होते हैं। इसलिए अक्सर क्लाइंट जो हैं सिर्फ उन डोमेन होल्डर से डोमेन लेते हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी हो कि ये आगे चल के क्लाइंट्स को डिस्टर्ब नहीं करते। ये मत समझेंगे वेबसाइट मेरी ओन्ड है, उसकी जो डोमेन है वो मेरी नहीं है। डोमेन जो है वो डोमेन वालों की है जिस पर हम उन्हें फ़ी पे कर रहे होते हैं। वेबसाइट की होल्डिंग हमारी होती है, लेकिन डोमेन की रेंज, इसलिए जब बिज़नेस एक्सपेंड कर जाता है और उतनी डोमेन की कैपेसिटी हमारे लिए इनसफिशेंट हो जाती है, फिर हम उन्हें क्या कहते हैं कि हमारी डोमेन को एक्सटेंड कर दिया जाए, क्योंकि अब हमारी इंफॉर्मेशन ज़्यादा है। अगर पहले ही जो सेफ्टी पर्पस के लिए करते हैं वो चाहे डोमेन को इतना इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन पहले से डोमेन एक्सटेंसिव बाय करते हैं ताकि जब एक्सपेंशन हो तो इन्हें दोबारा डोमेन होल्डर की तरफ ना जाना पड़े। ठीक भाई? और बच्चों? और नहीं? अब सुने भाई, एक्सक्यूज मी जी। लाइसेंस में जो रिमेनिंग लाइफ की है, हमने लाइसेंस बेटा कब लिया था? 1/1/12 को। जब लाइसेंस लिया था तो 150 का लिया था और उन्होंने कहा था सिर्फ क्या देते रहना 0.3 मिलियन और 5 साल के बाद रीन्यूअल लेटर लेते जाना। जब हमने 150 दिया पहली दफ़ा तो बड़ी हैवी अमाउंट थी। उसके बाद अगले सालों में 0.3 देने कितने साल बाद? जब हमें ये मिनिमल नज़र आया तो इसका मतलब हमने ये सोचा बीइंग अ बिजनेसमैन कि अब हमने इस लाइसेंस को छोड़ना नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना? क्योंकि रीन्यूअल कॉस्ट मिनिमल है। अब हम इसको इनडेफिनेट लाइफ के लिए क्या करते रहेंगे? इस्तेमाल करते रहेंगे। आगे बदल गई गवर्नमेंट चेंज हो गई। आमतौर पर जब गवर्नमेंट चेंज हो तो बाहर के मुल्कों में तो कम, लेकिन ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं यहाँ बहुत ज़्यादा ये पॉइंट होता है कि पिछले लाइसेंसेस कैंसिल होते हैं और अगर कैंसिल करने की पोजीशन में ना हो, सोशल मीडिया बहुत एडवांस हो चुका है, फिर क्या करते हैं उस पर रूल चेंज करते हैं। तो आने वाली गवर्नमेंट ने रूल चेंज किया और क्या कहा कि ये तो बहुत मिनिमल अमाउंट है भाई। अब अमाउंट बढ़ाते तो क्लाइंट का रिएक्शन आता है आमतौर पे, तो उन्होंने क्या कहा भाई रीन्यूअल हमने बंद कर दिया, हमने रीन्यूअल दोबारा से ऑक्शन होगी उस वक्त देखना, ताकि क्लाइंट को भी फर्स्ट रिएक्शन ना देना पड़े और गवर्नमेंट का भी या अथॉरिटी का भी काम चल जाए। उन्होंने कहा भाई जो आखिरी रीन्यूअल हो गई वो हो गई, इसके बाद इसकी रीन्यूअल नहीं होनी। आपने आखिरी रीन्यूअल कब करवाई? 1/1/17 को। आपको ये लेटर कब आया? 1/1/18 को। रीन्यूअल का कितना पीरियड इस्तेमाल कर चुके थे? 1 साल। पिछले सालों में और उस 1 साल में लाइफ क्या थी? इनडेफिनाइट। उसमें आपने अमाउंटाइज नहीं किया। बुक 1/1/12 से इसे 150 को लेकर चल रही थी। 1/1/18 तक 150 ही रहा, क्योंकि अमाउंटाइज तो हुआ ही नहीं। 1/1/18 को जब वो चिट्ठी आ गई तो आपने कहा भाईजान अब तो लाइफ इनडेफिनाइट नहीं है। क्या बन गई? इनडेफिनाइट से फाइनाइट बन गई। ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट में WDV उठाते हैं किस डेट की? जिस दिन एस्टीमेट रिवाइज हो। वो कब हुआ? 1/1/18 को। यहाँ खड़े होकर लाइफ देखी तो रिमेनिंग लेनी थी। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट में डिवाइड हमेशा रिमेनिंग लाइफ से करते हैं। वो कितनी बनी?
4 साल। न्यूमरेटर में कितना खड़ा था 150, 150 को 4 से डिवाइड किया, क्या आंसर आया 37.5। क्लियर भाई, कोई कन्फ्यूजन और कोई बचा जी? रिन्यूअल फी अगर हमारी कंसिडरेबल होती, कंसिडरेबल होती, ठीक है। शुरू में ही हम इसको 5 साल से रिकॉर्ड करते हैं। हाँ लाजमी बात है, रिन्यूअल 5 साल के बाद होना है तो मुझे उस वक्त ये था कि सोचूंगा, लेकिन एस्टीमेट तो पहले दिन से करना होता है, तो फिर मैं 5 साल से कैलकुलेशन करता। अगली बात, 5 साल के बाद एक एक 17 को अगर मैं रिन्यूअल करवा लेता तो वो कैपिटलाइज होता जितने सालों के लिए करवाता, क्योंकि पिछला 105 तो ख़त्म हो चुका होता राइट ऑफ होके। नई जो कंसिडरेबल कॉस्ट होती है उसके लिए एंट्री पास करता है इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट। 31/12/18 को वो कंसिडरेबल अमाउंट अमोर्टाइज होती, फिर यहाँ पर 150 ना होता, यहाँ पर 150 ना होता, उस कैपिटलाइज का लेट से वो 50 मिलियन है वो होता, और यहाँ जीरो ना होता। 1 साल की अमोर्टाइजेशन होती 10 होती, और इस साल कितनी आती 10 और आ जाती। क्लियर भाई? और बच्चियों का कोई सवाल नहीं, बच्चियों का सब कुछ आता है। सर जी आपको क्या बता, फातिमा जीना चली गई, हमें छोड़ गई। जी मेरे भाई, सर आपने कहा कि सर्वर एक्विजिशन में अमोर्टाइजेशन आएगी वो हम यूटिलाइज करते रहेंगे, वो वहाँ पे क्या आएगी? जो अमोर्टाइजेशन नहीं, सर्वर की डेप्रिसिएशन आएगी क्योंकि वो IAS 16 में है। तो वो जो हम यूटिलाइज करेंगे, जी तो ये रीज़न। अब आपने इंट्रो में हमने कहा था किसी भी आइटम को एक्सपेंस आउट करते हैं, या तो वो सेल हो जाए, या वो राइट डाउन हो जाए, या उसका लॉस हो जाए, या वो किसी और एसेट में इस्तेमाल हो जाए, किसी और एसेट में इस्तेमाल हो जाए। फिर जब वो नया एसेट अमोर्टाइज होगा या डेप्रीशिएट होगा तो ये भी ऑटोमेटिकली डेप्रीशिएट हो जाएगा। ये एक टेंजिबल एसेट है, ये किसी बड़े टेंजिबल एसेट से तैयार हुआ, वो बड़ा टेंजिबल इस्तेमाल हुआ तो उसकी जो डेप्रिसिएशन है वो इसकी कॉस्ट में ऐड होगी। ऐसे ही वेबसाइट डेवलपमेंट में सर्वर यूज होंगे, सर्वर टेंजिबल एसेट है, यूज होगा तो डेप्रिशिएट होगा, वो जो डेप्रिशिएट होगा वो डेप्रिशिएबल अमाउंट वेबसाइट डेवलपमेंट की कॉस्ट में ऐड होगी, और इसकी हेडिंग होगी या लाइन आइटम होगी डेप्रिसिएशन ऑफ टेंजिबल एसेट यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ और डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट। क्लियर भाई? और कुछ? अब सुने भाई, आज जाएंगे आप टेस्ट देने, ठीक है? जब टेस्ट देने जाएंगे तो टेस्ट को उठाएंगे, टेस्ट को उठाएंगे तो एक दिल कहेगा यार रोज़ा है, दूसरा कहेगा नहीं यार अगर पहले दिन मैंने ऐसे किया तो फिर आखिरी दिन तक ऐसे ही करूँगा। मेरी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट समझ लें, इल्तजा समझ लें, जब टेस्ट देना शुरू करें तो सिर्फ 1 घंटे के लिए मोबाइल ऑफ कर दें। आप खुद देखिएगा ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। मोबाइल ऑन हो, रिंगटोन ऑन हो, पेपर कुछ और होगा, वाइब्रेशन पे हो कुछ और होगा, साइलेंट हो कुछ और होगा, बंद हो कुछ और होगा। अगर भाई ये चाहते हैं कि पहली अटेम्प्ट में पास हो तो उस्तादों की बात मान के चलें, इसी में आपके लिए खैर होगी। अगली बात, पेपर को हम जो क्वेश्चन हमें आता हो वो हम टेस्ट में सॉल्व करते हैं, बाकी इन्विजिलेटर को देकर आ जाते हैं। ये नेगेटिव और पोटेंशियल लूज़र की अप्रोच होती है, ये फाइटर की या फाइटिंग स्पिरिट नहीं होती। फाइटिंग स्पिरिट होती है 1 घंटा दिया है तो 59 मिनट तक आप उस पर एफर्ट कर रहे हो, फिर देखिएगा आपके टेस्ट पास होना शुरू हो जाएंगे। आपका पहला दूसरा टेस्ट पास नहीं होता आपकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके बाद आप टेस्ट ही नहीं देते, क्योंकि आपके अंदर क्या बैठ जाता है, डर बैठ जाता है, यार देना क्या जाना है कि टेस्ट तो मुझसे होना ही नहीं है। तो भाई जब पूरा टेस्ट देंगे फिर आप कहीं पास होने की पोजीशन में जाएंगे, और जब पास होना शुरू होते हैं तो फिर मोटिवेट होकर मज़ीद टेस्ट देते हैं। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। कल मैं इस चैप्टर को कंक्लूड कर दूंगा भाई। अब सुन ले, कंक्लूड का मतलब क्या है? आज जाकर आपने जो कुछ इसमें से क्यूरी बनानी है वो बना लीजिएगा, ताकि कल मैं जो बाकी रहता है वो करवा दूं और आपकी क्यूरीज रिजॉल्व करवा दूं। अगली बात सुने, पैक कर ले बेटा, क़यामत आ गई, पैक कर ले मेरा बेटा, पैक कर ले मेरे दोस्तों, मैं तो बोलता ही रहता हूँ। कर लिया पैक? अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, सारे MCQs ट्राई कर लीजिएगा।
जिस MCQ में मेजॉरिटी को प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह वो MCQ मैं बोर्ड पे सॉल्व कर दूंगा। और मुझे उम्मीद है जिन्होंने सारे लेक्चर ध्यान से लिए, टेस्ट की, वीकेंड पे तैयारी की, उनका कोई MCQ जो है वो अनसॉल्वेबल नहीं रहा होगा इंशाल्लाह। लेकिन फिर भी कल की ओपन ऑफ़र है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।